ओके, हिंदुस्तान मोटर सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं। आप किस पर्पज से पूछ रहे हैं? आपके पास बाई है होल्ड करने के लिए, या बाइंग देख रहे हो, या प्रॉफिट बुकिंग के लिए? किस पर्पज से? एक्चुअली मेरे को थोड़ा इसमें अक्यूमुलेशन स्टार्ट करना है, मतलब फ्रेश बाइंग करनी है, ठीक है। ठीक है। हम्म, वो थोड़ा सा ट्रिकी जगह पर है ये। ठीक है। क्या है कि अगर ये अच्छा। यहाँ से पंप होता है, हम्म। सो ये बहुत पंप होगा। लाइक कि कम से कम आप मान के चलो 40-50 रुपए तो कम से कम जाएगा। ठीक ओके। है। हम्म। और प्रोबेबली पंप ही होगा। ठीक है। होना भी इसको हम्म। पंप ही चाहिए। और इसकी जो बेस्ट बाइंग बनती है वो 15 रुपए से 18 रुपए के बीच में बनती है। ओके। ठीक है। क्योंकि देखो ओके। ये जो प्राइस का पुराना डेटा तो हमारे पास नहीं है अभी। ठीक है। हम्म। ये हम्म। इसका आईपीओ प्राइस है। ठीक है। 17 रुपए। हम्म। सो जितने लोगों ने भी आईपीओ इसका अचीव किया या रिसीव जिनको मिला आईपीओ, उसमें से ज्यादातर लोग तो लिस्टिंग गेन्स में निकल जाते हैं। ठीक है। हम्म। 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 उसके बाद कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना सोचते हैं। अब आप सोचो 2011 के बाद से लेके अभी तक ये उस प्राइस पे ही नहीं आ रहा। हम्म। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, लाइक 12 years। प्राइस जो है अपने वापस आईपीओ प्राइस पर ही नहीं आ रहा। तो मतलब लाइक जो इसके होल्डर्स होंगे, हम्म। इसमें डिविडेंड आता है क्या? आई थिंक मैं तो डिविडेंड भी अभी। नहीं देती है। हम्म। मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ कि हम्म। ये जो है वो कोई बात नहीं। मैं आप ये नहीं कह रहा हूँ आपको पता है नहीं, मैं बस चेक कर रहा था। सो बेसिकली समस्या क्या है कि ये वाली जो हमारी जो ये कंपनी है डिविडेंड भी नहीं दे रही है। ठीक है। हम्म। तो काइंड ऑफ मैक्सिमम लोग जो है वो या तो ट्रैप हो गए, जैसे किसी ने 16 रुपए पर बाई किया और 6 रुपए प्राइस आ गया, तो उन्होंने सोच लिया कि अब तो हमारा पैसा डूब गया, पड़ा रहने दो। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हम्म। उसमें भी जो लोग थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जब ये इसने तोड़ा ना, ये 6 रुपए भी तोड़ के नीचे आ गया, तो यहाँ पे सब निकल गए होंगे कि छोड़ दो। ठीक है। हम्म। हम्म। अब इसके बाद ये नया एक्यूमुलेशन फेज आया जिसमें लोगों ने धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बनाई हैं। हम्म। अब जब तक ये 17 के ऊपर है, सो इट्स अ बाय। ठीक है। अच्छा। और अब ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो ये स्टॉप लॉस रख सकता हूँ मैं, ऐसा ना? हाँ, इनवैलिडेशन आप इसको रख सकते हो। मंथली हम्म। क्लोजिंग के बेसिस पर रखना। ठीक है, क्योंकि डेटा अच्छा। हमारे पास ज्यादा नहीं है। ठीक है। हम्म। बट हम्म। सीन क्या है कि क्योंकि मार्केट अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, तो यहां से अगर रिजेक्ट होता है तो आपको लॉस भी ज्यादा होगा। राइट, आप यहाँ बाई कर रहे हो और सीधा स्टॉप लॉस आ जाए तो। ठीक है। हम्म। हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बोला थोड़ा ट्रिकी जगह पर है, और बेहतर है कि आप इसके आसपास जितना बाई करो। इसलिए मैंने आपको बोला 15 से 18 के बीच इसकी बेस्ट बाइंग्स है अच्छा। ना। अच्छा। अब कितनी ये आएगा वहां नहीं आएगा, गॉड नोज। ठीक है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर कर ही रहे हो तो यहां से मतलब 20 रुपए पे थोड़ा सा बाई कर लो, 10-20%। और धीरे धीरे हम्म। आप इस रेंज में ज्यादा ऐड करोगे, अगर आता है मार्केट तो ज्यादा बढ़िया है। पर अगर ये इसके अच्छा। ऊपर जाने लगा, 26-27 के ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, तो आप मान के चलो कि 35-40 रुपए तो बहुत जल्दी जाना चाहिए इसको। अच्छा। ओके। ओके। मतलब मैं 10% क्वांटिटी में अभी एंटर कर सकता हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ। 10%, 15% आप करंट मार्केट, क्योंकि हमें मिस भी नहीं करना है। मान लो फिर मिस ही हो जाए, ऊपर ही चला जाए वो सीधा। इसलिए मैं आपको पूछ रहा था, इसलिए। हाँ, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हो, इसलिए मैंने पूछा कि आप किस पर्पज से पूछ रहे हो। अब अगर आप मुझे बोलते स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो मैं आपको बोलता कि अवॉइड करो, इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको दूसरी मिलेंगी। दूसरी ठीक है। अपॉर्चुनिटीज में आपको ये भाव में कुछ दिख रहा है? नहीं, मैं भाव के हिसाब से थोड़ा ही बाई करेंगे। आखिर स्टॉक अब एसबीआई ने 3 हफ्ते में 20% दे दिया, भाव भले ही 700 रुपए था। हम्म। तो ऐसा मैं भाव के हिसाब से मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है। फाइनेंशियल्स भी अभी ऐसे कुछ खास इसमें दिख नहीं रहे हैं। बट तो सिर्फ हम्म। स्विंग के हिसाब से तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, बट लाइक मिड टर्म लॉन्ग टर्म में आप इसको रख ले सकते हैं सकते ना? हैं। हाँ, स्टॉप लॉस भी मैंने ओके। आपको ओके, बताया। थैंक यू। ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? वो दूसरा स्टॉक आप क्या बता हाँ। रहे थे?
विंसम सर ब्रेवरीज। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ ऋषभ जी, आप भी बताइए। मेरा भी क्वेश्चन। एफडीएफसी बैंक का थोड़ा बताया ना सर, क्या लॉन्ग टाइम के किसका? लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? एफडीएफसी बैंक। HDFC बैंक। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप 1 मिनट में इनका जवाब दे दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ ऋषभ जी HDFC बैंक का। ठीक है, तो सुभाष जी आपने क्या ओके बताया? थैंक्स। विंसम विन बताया या? हाँ, विंसम ब्रेवरीज उसके नीचे वाला। ओके, BSC पर है ये। ठीक है। इसका भी सेम पर्पज है आपका। फ्रेश। देखो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा महंगा है अभी स्टॉक, आप इसको भी 15 के नीचे आने दो, चांसेस अच्छा। आ सकते। ठीक है, चांसेस आ सकता है। और अगर ये यहां से ऊपर जाने लगे 23 के ऊपर, तब बाइंग शुरू करना। या तो आपको इसके फाइनेंशियल्स में अगर कोई उम्मीद है, मतलब आपको इसके फाइनेंशियल्स या एफए में कुछ पता हो जो कि आपको लग रहा है कि उस वजह से पंप होगा, तो अलग बात है। बट अब ये यहाँ से गिरेगा ना, तो वापस ये आराम से 10-12 रुपए आ सकता है। तो दैट विल बी अराउंड 50%, राइट? तो अच्छा। तो 50% गिरने का मतलब स्टॉप लॉस 50-70% से पहले कुछ है ही नहीं, पॉइंट ये है। तो इसलिए थोड़ा सस्ता बाई करोगे ज्यादा बढ़िया, या फिर इसके ऊपर बाई करो, 25 के ऊपर बाई करो, तो हमें पता है स्टॉप लॉस यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अभी इट्स स्टिल नॉट अ वेरी गुड बाई अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। ठीक है, ओके ओके। तीसरा क्या था आपका स्टॉक? तीसरा मेरा था नेचुरल बायोकॉन। ये स्टॉक उन दोनों से बेहतर लग रहा है, बहुत इसका गिरा है। पैटर्न एकदम मेरे को जोमेटो की तरह दिख रहा है इसलिए। हाँ, जोमेटो, जोमेटो का सिनेरियो अलग था। जोमेटो का सिनेरियो इसलिए अलग था क्योंकि जोमेटो ने एक तो ग्रोफर्स को एक्वायर करके ब्लिंकिट चलाया था, ब्लिंकिट चल गया, और जोमेटो को जो फंडिंग मिली थी वो बहुत स्ट्रांग थी, तो उसके पास फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है, अब फाइनेंशियल्स देखो आपको ही देखने होंगे, 10 रुपये 10 रुपये 25 पैसे। हालांकि अभी फिलहाल के लिए ये बुलिश है। ठीक है, और आप इसमें अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ लगा सकते हो, 8 रुपये से 75 पैसे के आसपास। ठीक है, ओके और आप इसमें इजीली 16-17 रुपए टारगेट इजीली कर सकते हो, उसके ऊपर भी जा सकता है बड़े प्यार से। ओके ओके। और यहाँ 17 रुपए तो मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में जा सकता है, काइंड 2-3 महीने में ही। तो अभी मैं आपको ये जो इसने इसने अभी इसने जो लेग बनाया है अभी, अब लास्ट कैंडल जब देख रहे हो आप, वो ये हिसाब वाला, हाँ से हाँ, वो हिसाब से मेरे को लगता है कि इसमें बाइंग आ सकती है कि नहीं। नहीं बाइंग आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये 2-3 महीने के अंदर ही जा सकता है, वही बता रहा हूँ। दिस इज अ गुड चार्ट, तभी मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, तो दिस इज अ गुड चार्ट, बेटर देन लास्ट टू। ओके ओके। थैंक यू टोनी भाई। वेलकम। मेरा मेरे दो बेसिक क्वेश्चंस थे। हाँ जी, फर्स्ट तो ये था कि जो प्राइस एक्शन हम बात करते हैं, ओके, तो प्राइस एक्शन इज बेसिकली रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। बट देन जब हम उसको मिक्स करते हैं ट्रेंड लाइन से एंड देन फिर पैटर्न से, तो विच इज सुप्रीम, और क्या हम उसको मिक्स करके यूज करना चाहिए या सिर्फ सिंपली सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस पे काम करना चाहिए? ओके, दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, जो मैंने चैट पे भी पूछा था, लाइक सपोज ए कंपनी है विच हैज 100 शेयर, ठीक है, 50 शेयर्स प्रमोटर्स होल्ड करते हैं सपोज, और 50 शेयर्स दे लिक्विडेटेड, जो मार्केट में बायर और सेलर्स के पास घूमते रहते। तो हाउ दिस वर्क्स ऑन ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में तो ऐसे कोई शेयर्स होते नहीं है, राइट?
तो वो ऑप्शंस में वो शेयर्स कहाँ से आते हैं जो हम बाय और सेल करते हैं? क्योंकि बायर होगा, शेयर्स होंगे, तभी तो वो ऑप्शंस ट्रेड होगा। ये मेरे दो बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है अरुण जी, आपका दूसरा क्वेश्चन तो मुझे याद था और वो मैं उसमें आपको बताता भी। ठीक है ठीक है। सो HDFC बैंक वालों का पहले जवाब दे देता हूं मैं ऋषभ जी का, फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूं। ठीक है। मीनवाइल जब मैं अरुण जी के क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, अगर किसी को और भी किसी को एक दो चार्ट की रिक्वेस्ट डालनी है तो वो पहले बता दे, जिससे मैं चार्ट डिस्कस करता रहूंगा और अरुण जी का आंसर करता, मतलब चार्ट करता रहूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर करता रहूंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा सर, उसका भी देखना। ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का तो मैंने अभी चार्ट भी डाला था, 1850 मेरा टारगेट है उसमें। आप किस पर्पज से पूछ रहे हो, थोड़ा बता दोगे तो मैं और बता पाऊंगा उसे। सर मैं ईवी सेक्टर में कुछ फंड इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 2030 तक होल्ड करने के लिए, ईवी सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर। सर मुझे एक चीज और सजेस्ट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में कौन सा ऐसे स्टॉक होता है, ये कैसे पता करें? देखो बेस्ट तो है गूगल करो, आप सब चीज बताता है गूगल आपको। अगर आपको नहीं स्टॉक्स सर, के ऐसे नाम कोई लिस्ट ढूंढने हैं तो आपको बेस्ट जो आंसर मिलेगा वो गूगल से मिलेगा। ठीक है। आप वहां से लिस्ट निकालो, सेक्टर्स की लिस्ट निकालो, फिर अब जब आपके पास लिस्ट बन जाए कि मेरे पास 15-20 स्टॉक आ गए, उसमें से आप फिर रिसर्च करके निकलेगा, उसमें फिर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी कि उनमें से कौन सा ले। लेकिन लिस्ट तो आपको बड़े प्यार से मिल जाएगी वेबसाइट्स पर, गूगल पर, सब सारा डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा। हाँ बस देखो, एक्चुअली क्या है ना, मैं क्रिप्टो ट्रेडर हूँ, मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं हालांकि मैं स्टॉक में इंटरेस्ट रख रहा हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके मैं फंड बनाऊँ, पोजीशन बना के रखूँ 2030 तक। तो इसीलिए स्टॉक के बारे में बिल्कुल कुछ सही सोच रहे हो आप। ज्यादा कुछ पता नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ धीरे धीरे सारा कुछ। नहीं बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सोच रहे हो आप ऋषभ जी, बढ़िया सोच रहे हो। या सुभार्थ जी, कौन बात कर रहे थे? चलिए जो भी कर रहे थे अच्छा पूछ रहे थे। ऋषभ जी आपका क्वेश्चन था HDFC बैंक को लेकर, तो लगभग ये सपोर्ट पर है और मैं प्रोबेबली कल इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो भी बनाऊंगा ही। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर HDFC बैंक किसी को मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इट इज एट सम स्पेसिफिक प्राइसेस जहां से ये बड़े प्यार से ऊपर जा सकता है। ठीक है। मेरा जो है, अगर आपको याद हो तो 1500 के नीचे मैं इसको कूल डाउन एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है। मैं देखो आपको शायद चार्ट भी होगा मेरे पास कहीं पर, तो हाँ तो देखो। ठीक है। मैं पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर कूल डाउन आए, लेकिन पिछली बार जब मार्केट आया, आने के बाद वो जो निफ्टी अचानक से पंप हुआ, उसकी वजह से HDFC बैंक भी साथ में पंप होकर चला गया। ठीक है। बैंकिंग की न्यूज, बजट, आप कुछ भी कह लो, जिस वजह से मार्केट फिर से आया, क्योंकि यहाँ पे कूल डाउन हुआ ही नहीं। ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैंने स्पेसिफिकली लिखा था कि कूल डाउन यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन कूल डाउन नहीं हुआ, मार्केट तेजी से आया, तेजी से रिकवर करके चला गया। और इसीलिए अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो पिछले 3-4 महीने से, मैंने HDFC बैंक का एक भी बाई सिग्नल नहीं दिया इस पूरे लेग में। मतलब अगर आप चैनल में जाके सर्च करोगे HDFC बैंक तो मेरा लास्ट पोस्ट यहाँ का होगा। इसके बाद मैंने कोई सिग्नल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आई नो कि ये जो लेग थी ये सही नहीं है, ये नहीं आना चाहिए था, आया, उसी वजह से ड्रॉप आया इतना तेजी से। ठीक है। दिस वॉज अ मैनिपुलेटेड लेग। ठीक है। फिलहाल मार्केट क्योंकि 1500 के नीचे आ चुकी है, ठीक है, और लगभग पिछले साल का लो टेस्ट कर रही है 2022 का, सो दीज आर गुड प्राइसेस टू बाय। ठीक है। मार्केट के अंदर दोनों तरफ की पोजीशन जो है वो लिक्विडेट हो चुकी हैं और अभी मार्केट के पास बहुत सारी लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करने के लिए बची है। जितने लोग शॉर्ट्स में बैठे हैं अब उनके स्टॉप लॉस की बारी है, क्योंकि जितने ने यहाँ पे लॉन्ग लिया वो सब तो बाहर हो चुके हैं। ठीक है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ बाई किया होगा पिछले 3 महीने में, वो सब लोग अब हताश हो चुके हैं। HDFC बैंक पंप ही नहीं होता है। ठीक है। तो दिस इज अ गुड टाइम टू बाई HDFC बैंक। ओके ओके ठीक है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो पूछ रहे थे, देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का तो वैसे मैंने चार्ट डाला ही, परसों ही डाला, कल शायद। 1850 में देखो बिल्कुल हो भी गया, ये टारगेट ही कंप्लीट हो गया 1850 का।
ठीक है। सो अब मार्केट थोड़ा प्राइस एक्शन बनाएगी तो हम अपने नए टारगेट ढूंढेंगे। ठीक है, एक तरफा मार्केट जा रही है, हमारे पास पहला आई था 993, लगभग 200 मतलब दुगना हो गया है प्राइस। ठीक है ना। सो अगर अब मार्केट इससे ऊपर भी जाती है तो फिर वही 2500-2600 तक के हमारे टारगेट आएंगे, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी पहले कुछ प्राइस एक्शन आए, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देख रहे हो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अ वेरी गुड स्टॉक, क्योंकि इस तरह की साइकिल्स आती हैं तो देखोगे आप, मार्केट डंप हुई, उसके बाद एक बहुत लंबा अप ट्रेंड आया, मार्केट डंप हुई, एक बहुत लंबा अप ट्रेंड अभी चालू है। अब इस तरह चलेगा, अभी कितना ऊपर जाएगा यही बस हमें समझना है, और फिर एक ऐसा डंप आएगा। अब जब ये डंप आता है, दीज आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करने होते हैं तो इस तरह के डंप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हैं अच्छी कंपनी में। ठीक है, फिलहाल क्या होता है कि अगर आप इसमें एसआईपी की तरह पैसा लगाना चाह रहे हैं तो देन इट इज गुड। अगर आप इसमें लमसम लगाना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए गुड है, मतलब 2-3-6 महीने के लिए अच्छा है। अब आप इसको 3 साल के लिए अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, सीधा पैसा भी लगा के छोड़ दें तो अब डिविडेंड से और बाकी चीजों से जरूर पैसा मिल जाएगा, लेकिन रिटर्न उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना हम स्टॉक से देखते हैं। बट अगर हम एसआईपी करें तो वो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में, जिन्होंने भी ये पूछा था। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए अब थैंक जो यू। क्वेश्चन, वेलकम वेलकम, अब जो क्वेश्चन पूछा था अभी अरुण जी ने, ठीक है। सो देखो, पहली बात तो ये है कि अरुण जी आपको समझना पड़ेगा। देखो, मैं ये चीजें मैं स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाता ही हूँ। मैं आपको देखो पेन यूज करता हूँ मैं। देखो बेसिकली क्या है, एनालिसिस करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, दिस इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है, और ये सबसे बेस्ट एनालिसिस होती है किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस यूजुअली यूज होता है शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हो, कुछ 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल, बस इतने 2 साल मैक्सिमम, इस टाइम पीरियड के लिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भरोसे कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप 5 साल का इन्वेस्टमेंट टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे कर रहे हो तो आप सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, बिना एफए जाने आप टीए वाइज 5 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले ये चीज समझो कि ये दोनों पार्ट हैं। ठीक है, और इनका पर्पस क्या है। ठीक है, इन दोनों ही एनालिसिस का पर्पस क्या है। इन दोनों एनालिसिस का पर्पस ये है कि आप ये पता लगा सको कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। मतलब स्टॉक जिन प्राइसेस पे चल रहा है, यहां से ऊपर जाने के चांसेस है, नीचे जाने के चांसेस है, या अपनी फेयर वैल्यू पर है, यहीं आसपास ये रहेगा। ये तीनों चीजें आपको चेक करनी होती हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस करने के कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस करने के भी बहुत सारे तरीके, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जिस तरह से आपने सुना होगा पंडित जी ज्योतिषी करते हैं, तो उसमें कोई हाथ की रेखाओं से बताता है, कोई माथे की रेखाओं से बताता है, कोई टैरो कार्ड पढ़ के बताता है, कोई तोते से बतवाता है, कोई कपड़ा देखकर बताता है, कोई कुछ देखकर बताता है। तो उसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। अब मुद्दा ये है कि आप जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, ये चीज हमें जो है पहले ज्यादा समझने की जरूरत होती है। ठीक है, सो टेक्निकल एनालिसिस जो होती है वो मेनली ज्यादातर लोग किस किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका होता है इंडिकेटर्स के साथ। ठीक है, अब इंडिकेटर्स इतने सारे हैं कि इसमें तो कितने तरीके हो सकते हैं मैं आपको बता ही नहीं सकता। मे बी 500 1000 कितने तरीके होंगे इंडिकेटर्स का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कितने भी इंडिकेटर हैं, हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिना इंडिकेटर्स की बात करें तो पहला तरीका जो यूजुअली लोग प्रीफर करते हैं वो है प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन क्या होता है कि जिसमें कि आपने बताया कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं वो ज्यादा अच्छी हैं, या फिर जो है हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो ज्यादा अच्छी है, तो दोनों ही अलग अलग तरह के हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, एक होते हैं डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ट्रेंड लाइन आपको क्या बताती है, एक्चुअल में ट्रेंड लाइन का काम होता है आपको ट्रेंड बताना, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का काम होता है आपको प्राइस लेवल को डिनोट करना। ठीक है, मुद्दा तो यही होता है, लेकिन लोगों के तरीके हैं अलग अलग करने के, मतलब मेरे हिसाब से तो इतना ही होता है। तो प्राइस एक्शन के अंदर ये सारी चीजें आती है। दूसरा जो बढ़िया तरीका डेवलप किया गया वो है वाइकॉफ का, वाइकॉफ साइकिल्स, वाइकॉफ एक्यूमुलेशन होते हैं, स्कीमेटिक होते हैं।
ठीक है, तो वाइकॉफ बड़े फेमस हैं करने के लिए। ठीक है, तीसरा तरीका है हार्मोनिक पैटर्न्स। हार्मोनिक पैटर्न आपने देखे होंगे, कुछ इस तरह के होते हैं, ये हाँ इस तरह के पैटर्न्स तो देखे हार्मोन बटरफ्लाई सी बन जाती हैं। पैट ठीक है, हाँ पैट यूजुअली यूज हाँ, इस तरह से। तो एक तरीका ये होता है कि लोग हार्मोनिक पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका आपका ट्रेडिंग करने का होता है, आप उसमें जो है प्राइस पैटर्न यूज करते हो। प्राइस पैटर्न मतलब जैसे हेड एंड शोल्डर और बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, या फिर आप कह लो हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। ठीक है, डायमंड पैटर्न हो गए, ये सारी। डायमंड पैटर्न तो एक्चुअली हार्मोनिक पैटर्न होता है, उसका लोग गलत यूज करते हैं। तो पैटर्न ट्रेडिंग हो गई, कुछ लोग पैटर्न्स के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग वाइकॉफ के हिसाब से करते हैं। और एक अलग तरीका जो एलियोट ने दिया था वो है एलियोट वेव्स, 8 वेव थियरी। ठीक है, ये एलियोट वेव की 8 वेव थियरी है, लोग इससे भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर जो मेनली यूज होती है वो होती है डो थियरी। ठीक है, चार्ल्स डो ने जो बनाई थी। ठीक है, और सच्चाई ये है कि ये सारी चीजें ना सारे के सारे मुझे आते हैं। ठीक है, मैं आपको अपने आप से बता रहा हूँ, आप मुझे इसमें से जो टॉपिक बोलोगे ना, मैं उस पर 4 घंटे बोल सकता हूँ। 4 घंटे बता रहा हूँ मैं लगातार, और मैं आपको इतना बेहतर सिखा सकता हूँ जितना यूट्यूब पे शायद ही कोई सिखा रहा होगा। ठीक है, सारे सारे आप चाहे डो थियरी पे पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि डो थियरी तो मैंने प्रैक्टिकली पढ़ी है, बिकॉज आई डिड MBA फाइनेंस। उसके अलावा मैंने एग्जाम्स इतने दिए हैं, तो डो थियरी पे तो मैंने डीप पढ़ा है। ठीक है, प्राइस एक्शन मैंने बहुत ज्यादा यूज किया 2018 में। ठीक है, एलियोट वेव्स के चार्ट तो आप मेरे 2019 में कई बार देख सकते हो। हार्मोनिक पैटर्न मैंने स्कॉट कार्नी जिसने ये बनाए हैं, ठीक है, उसकी बुक्स भी पढ़ी हैं, इनको अप्लाई भी करके देखा है। ठीक है, पैटर्न तो मैं अभी भी डाल देता रहूं बीच में। ठीक है, वाइकॉफ स्कीमेटिक्स क्या है, वाइकॉफ स्कीमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस लगती है, इसे मैंने उतना ज्यादा ट्रेड नहीं करा, बट मुझे आता है। ठीक है, लेकिन मुद्दे वाली बात आपको समझनी पड़ेगी कि इतने सारे तरीके यूज करने के बाद भी, इतने सारी चीजें सीखने के बाद भी, मैं अपनी ट्रेडिंग में इनमें से कोई चीज यूज नहीं करता हूँ। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से कोर्स सीखते हैं उन्हें मैं इनमें से कोई एक चीज भी नहीं सिखाता हूँ। अगर कोई अभी इस सेशन में भी सुन रहा होगा तो उन्हें पता है मैं इनमें से एक भी चीज नहीं सिखाता हूँ अपने कोर्स में। ठीक है, सो देखो, और कमाल की बात क्या है, मैं इन्हें भी गलत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें खुद से यूज किया है, और सिखाना पड़ेगा तो मैं इन्हें भी सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ना तो ये गलत है और ना जो मैं सिखा रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ मेरे लिए काम कर रहा है। ठीक है, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सो क्यों सारे काम कर रहे हैं और क्यों कोई काम नहीं करता, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं। सारे के सारे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि प्राइस इन सब की वजह से नहीं चलता। आपको ये समझना पड़ेगा, इन सब की वजह से अगर प्राइस चल रहा होता, मतलब अगर प्राइस इसलिए पंप होता कि हेड एंड शोल्डर बन गया, या ये पैटर्न बन गया, या फिर वाइकॉफ का स्कीमेटिक बन गया, और या फिर ये 8 वेव की थ्योरी बन गई, इसलिए अगर प्राइस पंप होने लगा, तो फिर तो मार्केट उसी हिसाब से चलेगी ना। तो इनमें से कोई भी तरीका आप सीखोगे ना वो सारे सही है। ठीक है, इनमें से कोई भी तरीका आप सीखोगे तो वो सारे सही है और सारे गलत है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, आपको टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस समझना पड़ेगा। पर्पस क्या है, आपको पैसा कमाना है। ठीक है, चाहे आप इंडिकेटर से कमाओ, चाहे आप डो थियरी से कमाओ, चाहे आप प्राइस एक्शन से कमाओ, चाहे आप वाइकॉफ से कमाओ, चाहे आप पैटर्न ट्रेडिंग करके कमाओ, चाहे टोनी से एसएमसी सीख के कमाओ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो मुद्दे वाली बात क्या है कि पैसा आना चाहिए। तो अगर आप ये कंपेयर करने जाओगे कौन सा ज्यादा बढ़िया है, तो ना तो कोई बढ़िया है ना कोई खराब है। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मैं इतना भी दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको अच्छे से समझाऊं, आपको पता चले, क्योंकि लोग इससे भी पैसा कमा रहे हैं, इससे भी पैसा कमा रहे हैं, इससे भी कमा रहे हैं, इससे भी कमा रहे हैं, और मैं अपनों से भी कमा रहा हूं। कोई तीसरा आदमी अलग तरीके से कमा रहा होगा। ठीक है, मुद्दे वाली बात क्या है, आप जो चीज सीखो मन से सीखो और उसे पूरा सीखो। ठीक है, ओके तो इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर आप मेरे नजरिए से आओगे तो मैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को मानता ही नहीं हूं। मेरे हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में होता ही नहीं है। तो अब मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं कि ट्रेंड लाइन, क्योंकि मैं तो दोनों ही यूज नहीं करता। ठीक है, देखो, अब अगर आप देखते होंगे कि सर आप तो लाइन खींचते हो, आप ऐसे लाइन खींचते रहे तो अपने चार्ट में आपकी बहुत सारी लाइन होती है, तो क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते? नहीं, मैं ये लाइन सिर्फ ये प्राइस के लिए करता हूं। ये जो प्राइस आप देख रहे हो ना राइट में, ये अगर मैंने यहाँ पे लाइन खींची तो मेरे लिए ये लाइन मैटर नहीं करती। आप इस लाइन को ऐसे गायब कर दीजिए, मुझे तभी भी सेम चीज दिख रही है, और इस लाइन को लगा दोगे तभी भी मुझे सेम ही चीज दिख रही है। मुझे दोनों जगह पे एक ही चीज दिखती है, क्योंकि ये लाइन मेरे लिए सिर्फ प्राइस डिनोट करती है, कि मुझे बार बार ये प्राइस देखना ना पड़े। अब मैं इतने चार्ट कर रहा हूं,
इतनी चीजें देख रहा हूं, तो मैं इतने सारे प्राइस याद तो रख नहीं सकता। ठीक है। सो जैसे अगर कोई चार्ट होगा, जैसे ये आप देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब देखो आप मेरे कभी वो पढ़ा करो जो मैं लिखता हूँ चार्ट में, कभी कभी मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो दिखाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2021 ATH 2021 का ऑल टाइम हाई। अब 2021 का ऑल टाइम हाई कहां पर है, यहां पर है, करेक्ट। अब जब मैं चार्ट करूंगा, मैं ऐसे भी देख रहा हूं, ऐसे भी देख रहा हूं, तो मेरे को याद नहीं रहेगा कि वो किस प्राइस पर था। तो इस प्राइस को मेंशन करने के लिए मैं ये लिख देता हूं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है मेरे लिए। तो मुझे अभी चार्ट में जो दिख रहा है, जितनी सारी चीजें दिख रही है, जब मैं इस चार्ट को ऐसे देख रहा हूं, मुझे तभी भी वो सारी चीजें दिख रही हैं, एक एक चीज। आप चार्ट को ऐसे रख दीजिए, माउस को यहां सेंटर में रख दीजिए, मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा और बता दूंगा ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि मैं सिर्फ प्राइस ट्रेड करता हूं, मुझे ये मतलब है प्राइस कहां चल रहा है, ये कैंडल स्टिक्स में प्राइस कहां चल रहा है उससे मतलब है मुझे। तो मैं इस तरह से ट्रेड करता हूं, तो मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका अलग है। तो पहला चीज तो यही समझो कि जो भी चीज सीखो वो मन से सीखो, और उसके साथ जो एक्चुअल कंडीशन है उनको फॉलो करोगे तो आपको ट्रेडिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का एक पर्पज है, वो सोल्व होना चाहिए, ये नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा। पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमने। ठीक है, फिर अब आप बोलोगे सर आपने जब 6 चीजें लिखी और 6 की 6 आपको आती है, आप ये क्यों कर रहे हो? वो आपका कन्विक्शन होता है कि भाई मैंने जो है, मान लीजिए आपको इंग्लिश भी बोलनी आती है, आपको हिंदी भी बोलनी आती है, और अगर आप आंध्रा में रह रहे हो आपको इंग्लिश हिंदी तेलुगु तीनों आ सकती हैं। बहुत सारे लोग साउथ इंडिया में, उनको तेलुगु भी आती है, तमिल भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, राइट, वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। तो उनको 4-4 5-5 लैंग्वेज आती है, लेकिन हम एक में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, एक जो हम हमेशा अपने आप से बात करते हुए बोलते हैं, जिसमें हमें कन्विक्शन आता है। उसी तरह से इतने सारे चीजें सीखने के बाद भी अब जो मैं ट्रेड करता हूं वहां मुझे कन्विक्शन आता है, वहां मुझे पता है कि ये चीज क्यों हो रही है। कोई चीज मैं रटने के लिए नहीं सीख सकता, शायद मैं स्कूलिंग से ही ऐसा था। ठीक है ना, एक होता है ना आपका कि आप स्कूलिंग से ही कैसे होते हैं, तो मैं स्कूल से ही ऐसा लड़का हूं कि मैं मतलब रटने वाली चीजें नहीं कर सकता। तो जब मैंने देखा कि एलियट वेव में तो रटना पड़ रहा है, हार्मोनिक पैटर्न्स में रटना पड़ रहा है, हेड एंड शोल्डर में रटना पड़ रहा है कि इसके बाद ये होगा, मतलब आप समझो मेरा नजरिया क्या है, ये प्राइस ऐसे चला, अब इसके बाद प्राइस ऐसे आया और मैंने इसको बुल फ्लैग मान लिया, ये तो मैं रट रहा हूं कि अगर प्राइस एक्शन ऐसा बनेगा तो उसके बाद ये होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रटने की कोशिश कर रहा हूं, और रटी हुई चीजों पे मैं अपना करियर नहीं बना सकता। मेरी ऐसी फीलिंग थी, इसलिए मैंने सीखना जारी रखा, मैं नई नई चीजें सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा। अभी मैं जो करता हूं वहां पे मेरा कन्विक्शन कैसा है कि मार्केट में गलत तो सही तो रोज होता हूं, मेरे स्टॉप लॉस भी होते हैं, टारगेट भी, गलत सही तो मैं रोज होता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मार्केट यहां गिरी क्यों, मुझे पता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी क्यों। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि मैं बोलता हूं प्राइस इस लेवल तक जाएगा, वो उसी लेवल तक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि मुझे उसके पीछे की साइकोलॉजी समझ में आती है कि ये क्यों गया वहीं पर। तो मेरा ट्रेड करने का जो तरीका आज वो ये है। ठीक है, और अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, अब देखो कली का है, नाम तो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब ये देखो मैं आपको कल का ही ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। सोलह फरवरी का ही है। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर करता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, यूएस ऑयल है, फॉरेक्स है। सर यहां जो सिखाया है सब आराम से काम कर रहा है। तो मैंने इन्हें जो सिखाया है, और आप देखोगे ये इनका सेटअप था, ये इनकी ट्रेड है, यहाँ पे बाई है और यहाँ पे इनका सेलिंग है। ठीक है, अब जो ये फीडबैक आते हैं यही बस मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं वो चीज सिखाता हूं जो मुझे समझ में आती है। और इसका मतलब क्या है कि वो चीज स्टॉक मार्केट में भी काम कर रही है, फॉरेक्स में भी काम कर रही है, और क्रिप्टो में तो मैं कई सालों से करता हुआ आ रहा हूं और करती ही है, वो मैंने सबको प्रूफ करके दिखाई है कई बार, हजारों बार। ठीक है, तो इसलिए इस चीज पे मत जाओ, आपको जो इंसान सही लगे, जहां पे आपको लगे यहां से सीख सकता हूं, उस इंसान को फॉलो करो, उस ट्रेडर को फॉलो करो, उसका ट्विटर, यूट्यूब, बातें, पॉडकास्ट, जो आपको मिले उस इंसान को सुनो, उसे फॉलो करो, वहां से सीखो, आपको टीए आएगा। ठीक है, इस चक्कर में मत पड़ो कौन सी चीज सुपीरियर है, आपको कन्विक्शन किस चीज में मिल रहा है ये मैटर करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपने जो पूछा कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, फ्यूचर्स ऑप्शंस के बारे में, कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स वो तो किसी के पास होते नहीं है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस होते क्या हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर
अच्छा मैंने वो प्रीमियम ग्रुप में क्लास करी थी। चलो मैं आप लोगों को ऑप्शंस की आज कहानी सुनाता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ, यही मैं उन्हें भी सिखाता हूँ, यही मैं आपको सिखाऊंगा। आपको आज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे होते क्या है, क्योंकि आपका क्वेश्चन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करने को लेकर नहीं है, उसकी साइकोलॉजी समझने को है, यानी कि उसकी थियरी समझने को है। तो मैं थियरी समझाता हूं। जब तक मैं ये कहानी सुनाऊंगा इसमें 5-10 मिनट लगेगा। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले पूछ ले, ठीक है? मैं 5-10 सर मिनट मेरा काम कर। दो बोलिए हेलो बोलिए। सर, मेरा दो क्वेश्चन था। और जैसे कि मैं लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा हूँ, जैसे टाटा एलेक्सी एंड इंडोरेंस, ये दो चार्ट मुझे एक बार बता देना। टाटा इलेक्सी तो अच्छा स्टॉक है। देखो लॉन्ग टर्म मैं कभी किसी को, आप ही नहीं मेरे दोस्त लोग भी मुझसे पूछते रहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इतना पैसा 1 लाख रुपए लगाना चाह रहा हूं, इस स्टॉक में लगा दूं। मैं ना किसी को कभी बताता, ना ही मैं किसी को कुछ रिकमेंड करता। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ा कम करता हूं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसलिए मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, क्योंकि 5 साल में चीजें कहां बदल जाए यू डोंट नो, राइट? अब पेटीएम राइट। मैंने अपने चैनल में लिखा हुआ है, अगर आप जाके देखोगे 2021 में क्लियरली, कि मैंने इसका आईपीओ नहीं लगाया था, लगाया कैंसिल कर दिया था और सबको बोला था मत लगाओ, ठीक है? आईपीओ मैंने कैंसिल कर दिया, उसके बाद देखो 50% के डिस्काउंट में खुला, वो लॉस हो गया, ठीक है, होल्ड रखा। उसके बाद मैंने उसे 500 पे बाई करने के लिए बोला। अब अगर आप देखोगे तो अगर टैक्स के हिसाब से देखोगे तो ऐसा लगता है ना कि पेटीएम एक दिन वापस 2000 जाएगा, हमें भी लग रहा था, राइट? अब मैं किसी को बोल दूं भाई पेटीएम जाएगा, वो 500 से चला 800 चला गया, वो भी खुश मैं भी खुश, 900 चला गया वो भी खुश मैं भी खुश, और 4 दिन के अंदर 400 रुपए आ गया। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की रिकमेंडेशन कभी किसी को नहीं देता हूं। पहला चीज, एक साथ पैसा लगाने का। दूसरा चीज, अगर किसी को पूछना है और स्टॉक जानना है और मैं फिर भी बोल रहा हूं, तो मैं हमेशा उसको बोलता हूं कि इसमें एसआईपी करो, लमसम मत लगाओ। जो मेरी रिकमेंडेशन है, किसी फंडामेंटल एनालिस्ट को पकड़ो या खुद से रिसर्च करो और अपना पैसा लॉन्ग टर्म एक साथ डालना है तो डाल दो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बाकी टाटा एलेक्सी एक अच्छा स्टॉक है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल लगा सकते हो। सर एसआईपी के लिए देख रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा नीचे आ जाए ज्यादा बढ़िया है। बहुत ऊपर मार्केट है, ठीक है? थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये करीब यहाँ आ जाए 6800 के आसपास, तो बहुत ही बढ़िया है। 6800 के नीचे से आप एसआईपी की शुरू कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है? दूसरा जो आपने बताया एंड्योरेंस, उसका स्टॉक मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं। देखो इसके एक बार फंडामेंटल्स आप चेक कर लेना एंड्योरेंस के, ओके ठीक है? ओके सर। तभी आप इसके ऊपर करना, ठीक है? क्योंकि एंड्योरेंस का नाम मैंने सुना है पहले और मैंने इसमें ट्रेड भी करी है 1-2 बार, पर बहुत ज्यादा मैंने इसको कभी फॉलो किया नहीं इस स्टॉक को। फिलहाल जो स्टॉक है सही लग रहा है, टेक्निकल वाइज सही लग रहा है, ठीक है? और आप इसे यहाँ पे बाई कर सकते हो 1700 से लेके 1650 के बीच में, बढ़िया जगह है, ठीक है? बाकी ओवरऑल मार्केट आराम से 2100-2200 जाएगी। इसमें मैं आपको फंडामेंटल इसलिए देखने को कह रहा हूं क्योंकि अब ये नया हाई जल्दी जाए इस पे मुझे थोड़ा डाउट है। मतलब इस हाई के ऊपर जाए तो थोड़ा टाइम लेगा इसमें जाने में, जितना टाइम पहले लेता आया उससे ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए मेरे को वो डाउट है, ठीक है? अच्छा ओके सर। चलो तो देखो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आपको मैं 2 एग्जांपल समझाऊंगा, उसी से आप समझ जाना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। एक हम ले रहे हैं यहां पर किसान ले रहे हैं, ठीक है? आंदोलन वाले नहीं ले रहे हैं। और एक हम ले रहे हैं, ठीक है, एक कंपनी ले रहे हैं और एक किसान ले रहे हैं, ठीक है? हमारे पास 2 पार्टी हैं, समझ गए? 2 पार्टी हैं, एक तरफ किसान है और एक तरफ एक कंपनी है। अब किसान मान लीजिए चावल लगाता है, ठीक है? किसी महीने में चावल लगाता है, ये राइस की खेती करता है, ठीक है? तो राइस हमारा जो है वो कमोडिटी है यहां पर, राइस। तो अब सीन क्या है, किसान मान लीजिए आज लगा रहा है चावल, तो वो ऐसा तो है नहीं कल खड़े हो जाएंगे कल बना के दे देगा। आज से कुछ 5-6 महीने बाद जो है, मान लीजिए 6 महीने बाद जो है किसान इसको बेच सकता है, ठीक है?
अब ये राइस मिल ओनर है, ये आदमी चावल खरीदता है, आपको पता है क्यों खरीदता है? इसलिए खरीदता है क्योंकि इसको अपना जो भी कुछ चावल से करना होता है, मान लीजिए कोई आइटम बनाना है या आगे बेचना है, तो ये राइस मिल ओनर है जो कि चावल खरीदता है। सो अब फार्मर को पता है कि राइस का रेट मान लेते हैं आज 100 रुपए किलो चल रहा है, 100 रुपए पर केजी चल रहा है। और ट्रेडिंग व्यू में पेन नहीं होता ना, ये बड़ा चक्कर है, अच्छा नहीं लिख पाता मैं इससे। ठीक है चलो इसी से काम चला लो। ठीक है, तो मान लीजिए 100 रुपए किलोग्राम का प्राइस आज चावल का चल रहा है। ठीक है, अब 6 महीने बाद किसान को बेचना है, तो किसान क्या सोचेगा कि अगर जैसे आज के किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें एमएसपी चाहिए। ठीक है, तो किसान क्या सोच रहा है कि यार आज जो प्राइस चल रहा है 100 रुपए किलोग्राम, 6 महीने बाद तो बाकी सब लोग भी चावल बेचेंगे। जब बहुत सारे चावल मार्केट में आएंगे तो क्या होगा, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाएगी। तो अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइस गिर जाएगा। और अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई, कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया उस साल में, तो चावल की सप्लाई कम हो जाएगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्राइस किस बात पर डिपेंड करता है? कुछ ऐसी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है जो चीज किसान के हाथ में नहीं है। इस चीज को समझो आप, किसान के हाथ में नहीं है 6 महीने बाद रेट क्या होगा। सिमिलरली राइस मिल ओनर है, उसे पता है 100 रुपए किलोग्राम चल रहा है, लेकिन आज से 6 महीने बाद पता नहीं कि प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, तो ये दोनों लोग मिलते हैं, एक जगह पे मिलते हैं और आपस में एक फैसला कर लेते हैं कि आज से 6 महीने बाद, ठीक है, दोनों मिलके पूरा डिस्कशन करके फाइनल करने के बाद ये करते हैं कि 120 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है, सारा का सारा चावल किसान से ये राइस मिल ओनर खरीद लेगा। ठीक है, तो किसान बेचेगा 120 के हिसाब से और राइस मिल ओनर 120 के हिसाब से बाई कर लेगा। अब दोनों ने यहां पे क्या सोचा, दोनों की सोच क्या होगी आप समझो। किसान को ऐसा लग रहा है कि 6 महीने बाद प्राइस शायद 100 या 110 रुपए किलो ही रहेगा, किसान का नजरिया ये है। तो अगर 120 का रेट मिल रहा है तो सही है, कम से कम मेरा चावल बिक जाएगा। ठीक है, राइस मिल ओनर किस तरह देख रहा है, उसे लग रहा है कि इस बार जो है बाढ़ आ सकती है, मौसम खराब रहेगा, डिमांड बढ़ेगी और प्राइस 150 रुपए किलो भी जा सकता है। तभी तो 120 रुपए किलो पर माने, नहीं तो 80 रुपए किलो पर मानते। तो दोनों का नजरिया क्या है कि अब आप समझो इसको कि किसान जो है वो चावल के प्राइस पर क्या है, बेरिश है, और जो राइस मिल ओनर है वो चावल के प्राइस पर बुलिश है। क्योंकि किसान को क्या लगता है कि चावल का प्राइस बढ़ेगा, तो सॉरी, राइस मिल ओनर को लगता है चावल का प्राइस बढ़ेगा, इसलिए वो 120 में खरीद रहा है, 20 रुपए महंगा। और किसान को क्या लग रहा है, चावल का प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए वो 120 रुपए किलो पर देने को तैयार हो गया। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो आप लोगों ने सुना होगा ना, एडवांस पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए, शाही देता बोलते हैं हमारे यहाँ पर उसे, बाकी जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। तो मान लीजिए टोटल जो है 1000 किलो, या हाँ 1000 किलो मान लेते हैं, 1000 किलो जो है टोटल डील हुई दोनों के अंदर कि 1000 किलो चावल का खरीद बेच होगी, और 1000 किलो चावल का हिसाब से जितना भी पैसा बन रहा है, ठीक है, 120 या जो 1,20,000 रुपए बन रहा है, उसमें से मान लीजिए 20,000 रुपए या 25,000 रुपए राइस मिल ओनर ने किसान को दे दिए और इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ठीक है, अब 6 महीने हो गया, 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन है, लीगल है। ठीक है, 6 महीने बाद 2-3 सिनेरियो बन सकते हैं। एक, प्राइस 120 रुपए किलो ही रहे तो क्या होगा, दोनों के दोनों खुश हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से, ना उसका फायदा ना उसका नुकसान, ना उसका फायदा ना उसका नुकसान। 120 पे तय हुआ था, 120 रेट चल रहा है और बात खत्म हो गई। लेकिन 2 सिनेरियो और बनते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि रेट जो है वो 150 रुपए किलो चल रहा है, कितना चल रहा है, 150 रुपए किलो, और दूसरा चल रहा है कि रेट जो है वो 90 रुपए किलो चल रहा है। ठीक है, ये 2 सिनेरियो और बनते हैं। अब 150 रुपए किलो अगर चल रहा है तो जल्दी से बताओ अपने माइक अनम्यूट करके, अगर 150 रुपए किलो चल रहा है तो अब अगर 120 रुपए में डील हो रही है तो किसका नुकसान होगा, फार्मर का नुकसान। वेरी गुड, समझ में आ गया। उसी तरह से अगर 90 का प्राइस चल रहा है और 120 में डील हो रही है तो राइस मिल ओनर का नुकसान है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक केस में राइस मिल ओनर का जो व्यू था बुलिश या बेरिश होने का वो सही हो रहा है, एक बार फार्मर का सही हो रहा है। तो
अब जब आया रेट चाहे 150 चल रहा था चाहे 90, दोनों ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना था। 6 महीने बाद 120 रुपए किलो के हिसाब से डील हो गई। जिसका लॉस हुआ उसने लॉस बुक कर लिया, जिसका प्रॉफिट हुआ उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किसान और राइस मिल ओनर के बीच में हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसे? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। कि फ्यूचर में होने वाले प्राइस के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि बायर का या सेलर का, तो यहां पे बायर कौन था? राइस मिल ओनर था। सेलर कौन था? फार्मर था। उन दोनों में से किसी एक का नुकसान, दूसरे का फायदा होगा। मतलब इट्स अ जीरो सम गेम। जितने रुपए का फार्मर का फायदा होगा उतने रुपए का किसान, उसका मिल ओनर का नुकसान होगा, एंड वाइस वर्सा। जितने का मिल ओनर का फायदा होगा उतने ही रुपए का किसान का नुकसान होगा। समझ गए? तो दोनों ने मिला के अपना लॉस जिसने बेयर करना था बेयर कर लिया, चावल की खरीद बेच हो गई। ये हो गया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से स्टॉक्स का होता है। रिलायंस का स्टॉक चल रहा है 3000 रुपए का, फ्यूचर्स चल रहा है 3100 रुपए का। तो 3100 रुपए पर अगर आपने बाई कर लिया इस महीने की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट, तो महीने की जो एक्सपायरी होगी, जो एक्सपायरी डेट होगी, उस एक्सपायरी डेट को जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पर इन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाएगा। जिसका प्रॉफिट होगा उसे प्रॉफिट, जिसका लॉस होगा उसका लॉस। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये बायर और सेलर के बीच में हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये किसी कंपनी के शेयर नहीं होते। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कराने की जो जिम्मेदारी होती है ये एक्सचेंज की होती है, बीच में ब्रोकर की होती है, जो कि हमारे पास है एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है जिसपे जब आप बाइंग कर रहे हो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अल्टीमेटली किसी ना किसी ने सेल किया होगा। वहां पे कोई ना कोई सेलर होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वहां पर कोई सेलर नहीं है तो आप बायर नहीं हो सकते। इसीलिए आप देखते होंगे जब आप खरीदते हो तो ऑर्डर बुक होती है, और ऑर्डर बुक में इस तरह से प्राइस चल रहा होता है। कैसे प्राइस चल रहा होता है ऑर्डर बुक में? कि मान लीजिए बाई की बिड लगी होगी रिलायंस की 2976 ऑर्डर बुक में, और आस्क या ऑफर या सेल के हिसाब, सेल की तरफ लिखा होगा 2978। ऐसे ही लिखा होता है। ये कुछ इस तरह से होता है एक्चुअल में। तो ये आपको इस तरह से दिखते हैं ना दोनों साइड ऑर्डर बुक में। बाई के नीचे बाई वाली बिड, आस्क के नीचे आस्क वाली बिड, और सेंटर में प्राइस। सो इसका मतलब क्या है कि 2977 पर अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं रहा है। समझ गए? या तो 76 पे बनेगा या 78 पर बनेगा, जो बायर और सेलर बैठे हुए हैं। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कोई ना कोई उसमें बायर होता है, कोई ना कोई सेलर होता है। तो अरुण जी, ये क्वेश्चन समझ में आया? आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ पर? यस यस क्लियर। ठीक है, तो वो स्टॉक के प्राइस पर कितने का बाइंग एंड सेलिंग करना है, वो प्राइस अलग अलग चलता रहता है। हर वक्त अलग अलग प्राइस पर अलग अलग बायर एंड सेलर आते रहते हैं, जहां पे ना बायर का नाम पता ना सेलर का नाम पता। आप जब एक्सचेंज से बाई सेल करता हो, पता थोड़ी कौन खरीद रहा है। वो काम एनएसई और बीएसई फ्लाई बनते हैं, राइट? एग्जैक्टली। सारे रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी बने रखे हैं। ये मान के चलो पर्चे रखे हुए हैं। आप जब बाई क्लिक करते हो आपने साइन कर दिया, किसी ने सेल क्लिक किया उसने साइन कर दिया, इस तरह समझ लो। राइट, ओके, गुड। ये प्री मेड रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये होता है फ्यूचर्स। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर ऑप्शन समझाता हूं ऑप्शंस क्या होता है। सर ये जो प्राइस मूवमेंट होता है ये सबसे पास वाले एक्सपायरी में ज्यादा होता है या इसके नेक्स्ट वाले में होता है? सबसे ज्यादा वाली में इसलिए क्योंकि उसमें आपको कम वेट करना पड़ता है भाई। जितना ज्यादा वेट करोगे उतना ज्यादा आपके प्रिडिक्शन होने के चांसेस कम है। शॉर्ट टर्म में पता लगाना किसी भी, अब देखो कल बारिश होगी कि नहीं इसकी संभावना है आप आज थोड़ा बता सकते हो। 1 महीने बाद बारिश होगी कि नहीं आप नहीं बता सकते। तो जितना पास का होगा उतना ज्यादा ट्रेडिंग होगी, उतने ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है। अब रिलायंस का प्राइस 3000 चल रहा है, 3500 के रेट पे मान लो आप ट्रेड करना चाहते हो। अगर कोई करने वाला आपको मिल गया तो आपको पता है कल तक तो 3500 जाएगा नहीं, लेकिन 1 महीने बाद क्या पता चला जाए। तो ज्यादा लोग छोटे टाइम पर ट्रेड करते हैं, इसलिए जो नियर एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ज्यादा वॉलेटाइल और ज्यादा लिक्विड होता है। ठीक है। अब इसी एग्जांपल्स में थोड़ी सी चीजें बदलेंगे और आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम सिनेरियो समझो, सेम कॉन्ट्रैक्ट समझो। थोड़ा सा मुश्किल है ऑप्शन समझना। ऑप्शन समझना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी में समझाऊंगा। समझ में आया ठीक, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे आ जाएगा, बड़ा इजी समझाता हूं मैं।
ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो अब देखो। अब यहां पे क्या हुआ कि सिचुएशन ये होने लगी कि एक का फायदा हो रहा है तो एक का नुकसान हो रहा है, और ये पूरी की पूरी चीजें जो है दोनों की जो प्रिडिक्शन है पूरी आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है कि लॉस बुक करने के लिए एक दूसरे को मजबूर होना पड़ रहा है। करेक्ट भाई, अगर 150 का रेट चल रहा है, किसान 120 में बेच रहा है, तो उसको 30 रुपए पर किलो का नुकसान सीधा सीधा हो रहा है। अगर मंडी में बेचेगा बाहर जाके 150 रुपए किलो बिक जाएगा, तो ये मजबूर है उस लॉस को बुक करने के लिए। तो इसलिए इसका भी तरीका निकाला गया ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, कि जिससे कि जिसका लॉस हो वो डिसाइड कर सके कि मैं कम लॉस करना चाहता हूं कि ज्यादा लॉस करना चाहता हूं। कैसे, जैसे कि देखो मान लो 150 चला तो किसान का कितना नुकसान हुआ, 1000 किलो पर 30,000 रुपए का नुकसान हुआ। करेक्ट, और जो बायर है 90 रुपए में, उसका कितना नुकसान होता, उसका भी 30,000 रुपए का नुकसान होता। ठीक है, तो अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप 30,000 रुपए का नुकसान बुक करना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट सेम बना, चावल सेम है, 120 रुपए किलो का रेट भी फिक्स हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया ये, लेकिन यहां पर इन दोनों ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट करा। तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट करा, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि जो बायर होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, उसके पास अधिकार होता है, जिस दिन एक्सपायरी डेट होगी, यानी कि जिस दिन ये 6 महीने बीतेंगे, उस दिन बाइंग एंड सेलिंग करनी है कि नहीं करनी है, इस बात का अधिकार ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बायर के पास होता है। तो मतलब अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर बायर है, तो अब मान लीजिए रेट चल रहा है 150, तो ये क्या बोल सकता है, ये बोल सकता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा 120 में, मैं तो बाहर 150 में बेच दूंगा। ऐसा बोलने का अधिकार फार्मर खरीद सकता है। सिमिलरली अगर रेट 90 किलो है, तो राइस फार्मर क्या कर सकता है, राइस फार्मर मना कर सकता है, कह रहा नहीं जी नहीं, इतना तो नहीं लॉस में झेलूंगा, मैं तो बाहर 90 रुपए किलो खरीद लूंगा। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। तो अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा हो जाएगा तो फार्मर और राइस मिल ओनर कभी जिंदगी में आगे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लास्ट के दिन तो सामने वाला मुकर गया। तो इस केस में क्या होता है कि फार्मर और राइस मिल ओनर, इनमें से जो भी कोई बायर होगा कॉन्ट्रैक्ट का, वो एडवांस पेमेंट देता है दूसरे को, और वो एडवांस पेमेंट वापस नहीं मिलेगा। सो कहने का मतलब क्या है, हम मान लेते हैं पिछले वाले एग्जाम्पल में राइस मिल ओनर ने 20,000 रुपए किसान को दिए थे। ठीक है, पहले पर्पस समझा रहा हूं, फिर आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा। राइस मिल ओनर ने शुरुआत में 20,000 रुपए दिए थे फार्मर को, ठीक है, और बाद में 1,20,000 रुपए देने थे, तो 1,00,000 रुपए बाद में देके उसने डील कर ली थी। अब किसी का फायदा वो नुकसान वो अलग चीज थी। अब राइस मिल ओनर को क्या पता चला, रेट हो गया 90। अब समझो आप, राइस मिल ओनर को पता चला रेट हो गया 90, 20,000 रुपए वो फार्मर को पहले दे चुका है। अब अगर वो पूरा चावल खरीदता है तो उसका नुकसान कितना होगा, 30,000 रुपए का नुकसान होगा उसका। करेक्ट, तो वो क्या कर सकता है, बोलेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन कॉन्ट्रैक्ट करूंगा ही नहीं, तो मेरा लॉस कितना हुआ, सिर्फ 20,000 हुआ, उसने अपने 10,000 रुपए बचा लिए। इस तरह से समझो कि राइस मिल ओनर ने क्या किया, जिस दिन पता चला रेट 90 है, बाई करने वाले दिन उसे पता चला कि मेरा तो 30,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 120 का रेट है, 90 पे मैं अगर 1,000 किलो बाई करूंगा तो मेरा तो 30,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब ये 20,000 रुपए फार्मर को पहले ही दे चुका है, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई मैं नहीं कर रहा हूं डील, आप जाके अपना कहीं और बेच लो। ठीक है, और जो 20,000 रुपए थे वो आपके हो गए। तो इस राइस मिल ओनर ने क्या किया, 20,000 रुपए अपना लॉस कर लिया और 10,000 रुपए बचा लिए। ठीक है, तो अब फार्मर को क्या फायदा हुआ, फार्मर को वो 20,000 रुपए फ्री में मिल गए, उस 20,000 रुपए का तो उसे कुछ बेचना ही नहीं पड़ा, और बाहर जाके अब वो अपने चावल 90 के रेट पे बेच के बाकी रुपए कमा लेगा। हाँ, इसकी उम्मीद से कम पैसा आया 10,000 रुपए, क्यों, क्योंकि इसे उम्मीद थी 120 के हिसाब से जाएगा, अब इसने 120 के हिसाब से ना करके 90 में से बेचना पड़ा, 20,000 रुपए वो मिल गए, तो इसका 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो जो नुकसान हुआ इसका, वो हाइपोथेटिकल नुकसान हुआ, समझ रहे हो, एक्चुअल नुकसान नहीं हुआ इसका हाइपोथेटिकल नुकसान हुआ, और जो 10,000 रुपए थे वो राइस मिल ओनर के बच गए। समझ गए, ठीक है, ये होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये कैसे पॉसिबल है, अब इसको समझेंगे। समझ गए, ये चीज समझ में आई कि नहीं, किसी को यहां पे डाउट है कि इसका 20,000 रुपए का नुकसान कैसे हुआ और उसका 10,000 रुपए का हाइपोथेटिकल नुकसान कैसे हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आया।
इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, इट वाज वेरी क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब फार्मर के 10,000 रुपए का हाइपोथेटिकल नुकसान हुआ, क्योंकि चावल उसके पास अभी भी है। हो सकता है कि वो बोले चलो ठीक है, एक हफ्ते बाद रेट बढ़ेगा तब बेच दूंगा। क्लियर? तो यहां पर आपको इस तरह से समझना है, इसके लिए ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आए। पहले ये समझ गए होंगे आप कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्यों आए। तो अब जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आए तो अब क्वेश्चन ये आया कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें होंगी कैसे, तो वो बताता हूं मैं अब आपको। देखो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जब मैं बात करूंगा तो अभी तक समझना, अभी तक क्या सिनेरियो था, फार्मर क्या था, सेलर था, चावल बेच रहा था, और राइस मिल ओनर क्या था, बायर था, क्योंकि ये चावल खरीद रहा था। करेक्ट? ये बायर और सेलर किस चीज के हैं? एक कॉमोडिटी के हैं, यानी कि राइस के, चावल के। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये दोनों ही बायर या सेलर हो सकते हैं। बस यही एक ट्रिकी चीज है जो आपको समझनी है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बना है 120 रुपए किलोग्राम का, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, पहले तो बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये सेलर था, ये बायर था, क्योंकि ये कॉमोडिटी के बायर और सेलर थे। अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के भी ये बायर या सेलर हो सकते हैं। मतलब भले तो ये सेलर है, चावल का तो ये सेलर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का ये बायर भी हो सकता है और सेलर भी। बस यही समझना है आपको। ये समझ गए तो ऑप्शन समझ में आ गया। ये बायर है किस चीज का? चावल का। ऑप्शन का ये सेलर भी हो सकता है और बायर भी हो सकता है। समझ गए? ऑप्शन का ये बायर भी हो सकता है और सेलर भी हो सकता है, और बायर भी हो सकता है और सेलर भी हो सकता है। बस यही समझना है। कॉन्ट्रैक्ट के बायर और सेलर हो सकते हैं, ये चावल के तो वो सेलर ही रहेगा। ठीक है? तो अब उस वाले एग्जांपल पे आ जाओ जो मैंने अभी जस्ट समझाया। तो जब जिस दिन मंडी का रेट आया है, जिस दिन एक्सपायरी डेट आई, अगर 90 का रेट चल रहा है तो कौन ट्रेड करने से मना करेगा? राइस मिल ओनर, ये अपने 10,000 बचाएगा। उसी तरह से अगर रेट 150 का है तो उस दिन कौन मना करना चाहेगा? फार्मर। फार्मर मना करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर मैं बाहर बेचूंगा। और वो क्या करेगा? जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर उसने करा होगा तो जो 20,000 रुपए जैसे इसने दिए थे, वो 20,000 के साथ अपनी जेब से 20,000 रुपए और देगा। समझ गए? क्यों? जितने की जो डील हुई थी, जो 20,000 रुपए जैसे बायर ने रखे थे, इस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को रखने पड़ते हैं, मतलब दोनों को रखने पड़ते हैं। इस तरह से समझो अभी। ठीक है? पूरे एक्सप्लेनेशन लास्ट में समझ में आएगी इस तरह से। ठीक है? अब आगे समझो यहीं से। ठीक है? तो अब ये होगा कैसे, मतलब ये पॉसिबल कैसे है कि ये मना कर रहे हैं और उसके बाद भी चीजें चल रही हैं? तो यहां पे क्या होता है, तो देखो, अगर इसे मना करना है, अब ये लाइन समझना, बस ये लाइन समझना बड़े ध्यान से। अगर सेलर को मना करना, अगर फार्मर को मना करना है बेचने से, अगर फार्मर को बेचने से मना करना है, तो ये कौन सा अधिकार ले रहा है? बेचने का। मतलब अधिकार किसके पास है? फार्मर के पास है कि मैं बेचूंगा कि नहीं। राइस मिल ओनर तो भाई करेगा ही करेगा। समझ गए? तो अगर ये पावर फार्मर के पास है कि मैं उस दिन करूंगा कि नहीं, तो उसे बोलते हैं बेचने का अधिकार। और अगर कॉन्ट्रैक्ट को हां या ना करने का अधिकार मिल ओनर के पास है, तो उसे बोलते हैं बाई करने का अधिकार। समझ गए? तो बाई करने का अधिकार आपको कब मिलता है? जब आप कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। और सेल करने का अधिकार आपको तब मिलता है जब आप पुट ऑप्शन बाई करते हैं। और एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अगर किसी ने कॉल बाई करा है, तो ये बंदा तो उसमें बायर हो गया, दूसरा बंदा उसमें सेलर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर सेलर ने पुट बाई करा है, तो ये बायर हो गया और ये सेलर हो जाएगा किस चीज का? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, कॉल, एक पुट। एक में होता है बाई करने का अधिकार, एक में होता है सेल करने का अधिकार। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर राइस मिल ओनर के पास जो कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, अगर वो कॉल है, अगर वो कॉल है और इसने उसे बाई कर रखा है, तो इस दिन, जिस दिन रेट आएगा, चाहे 150 हो चाहे 90, इस आदमी के पास पावर है, ये मना कर सकता है ट्रेड करने से। फार्मर को करनी ही पड़ेगी ट्रेड लीगली, चाहे फार्मर का लॉस हो चाहे फार्मर का फायदा हो। मतलब अगर 90 है तो बायर मना कर सकता है, और अगर 150 है तो अगर इसके पास कॉल ऑप्शन है तो इसको फायदा होगा, और ये मजबूर करेगा फार्मर को कि तुम्हें तो चावल देना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हुए
कॉन्ट्रैक्ट कॉल ना होकर पुट हुआ होता और पुट में फार्मर बायर होता तो फार्मर उस दिन मना कर सकता है ट्रेड करने से। समझ गए? तो कॉल और पुट क्या है? कॉल और पुट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसके अंदर आपके पास या तो बाई करने का अधिकार होता है या सेल करने का अधिकार होता है एट द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो जो भी कोई बायर होता है वो सामने वाले को इसमें मार्जिन पे करता है, यानी कि एडवांस पे करता है। तो जैसे आप रिलायंस का ऑप्शन बाई करते हो कि 250 का लॉट है, 20 रुपए का चल रहा है और मैंने 20 रुपए का 250 के हिसाब से मान लीजिए बाई कर लिया, ठीक है, तो 5,000 रुपए मैंने पे कर दिए। तो वो 5,000 रुपए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के दिन अगर प्राइस नहीं बढ़ा तो आपका जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि जो आपने एडवांस पे किया था, मार्जिन पे किया था, वो नील हो जाता है, वो सामने वाले को चला जाता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सेलर का, वो हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि जो मार्जिन आया उतना ही आएगा। जैसे किसान को राइस मिल ओनर ने 20,000 रुपए दिए थे तो उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो 20,000 रुपए हो सकता है, 20,000 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकता उस ट्रेड में, करेक्ट। लेकिन प्राइस ऊपर कितना जा सकता है? अब देखो कैसे। अब मान लीजिए जो प्राइस है वो 90 की जगह पर 60 चला गया, तो 60 चला गया तो बायर ने यानी कि राइस मिल ओनर ने ट्रेड करने से मना कर दिया, तो भी सेलर का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20,000 रुपए तो हो रहा है जो एडवांस दिया था। तो सेलर का प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, जो एडवांस शुरू में मिल गया उससे ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते, ठीक है। जबकि बायर का प्रॉफिट कितना हो सकता है? देखें, अगर ये 150 की जगह पर मान लीजिए 200 चला गया प्राइस, ठीक है, अब इसके पास कॉल बायर है तो ट्रेड करने का अधिकार तो इसके पास है, तो ये क्या करेगा? मैं तो भैया 120 रुपए किलो में खरीदूंगा ही खरीदूंगा। अब इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 80 रुपए किलो हो रहा है। तो इसलिए बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। ये चीज भी आप यहां से समझ सकते हो थ्योरेटिकली। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझे, वो बाई करने का और सेल करने का अधिकार है, तो एक्चुअल में वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही है, वो भी कोई शेयर नहीं है। तो वो भी कितने भी हो सकते हैं, और उसमें भी जब कॉल राइटिंग हो रही होगी तो इसलिए तो बोलते नहीं, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, कितने कॉल राइटर बैठे हैं, कितने पुट राइटर बैठे हैं। तो एक्चुअली में राइटर होते हैं सेलर, जिसने ये मतलब एक तरह से मतलब कागजों पे दस्तखत करके दे दिया है कि अब कुछ भी हो मैं तो बेचूंगा ही, मैं कुछ नहीं कर सकता। और बायर क्या होता है? बायर अधिकार खरीदता है। तो बायर के तो हाथ में है कि वो लास्ट दिन, एक्सपायरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन सेलर को मानना पड़ेगा। इसीलिए सेलर को बोलते हैं राइटर। जैसे वसीयतनामा उसने लिख के दे दिया कि चाहे मेरा कितना भी लॉस हो मैं तो बुक करूंगा। तो सेलिंग में इसलिए लॉस अनलिमिटेड होता है लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड होता है। समझ गए? ये होते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। रिकॉर्डिंग रहेगी, कुछ चीज नहीं भी समझ में आई होगी तो रिवाइंड करके देख लेना, तो आप लोगों को आई होप की थ्योरी समझ में आ जाएगी। और ये अरुण जी का क्वेश्चन भी यहाँ पे पूरा होता है। शिवांश जी अब आप पूछो, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बीच में मैंने आपको रोक दिया था। हाँ, मैंने अलाउ कर दिया आपको बोलने के लिए। शिवांश जी आप अब पूछो, आज कुछ पूछना चाह रहे थे बीच में। हेलो। हाँ जी, हेलो हाँ जी, सर, बोलो। मुझे इंट्राडे सीखना है सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे सीखूं सर। ओपन लो सेम, ओपन हाई सेम सर, इससे तो नहीं चलेगा ना पूरा वो। देखो मैं जो है अपना कोर्स प्रमोट यूजुअली करता नहीं हूँ स्पेसिस में, लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जहां पे मैं यही बोलूंगा भाई मुझसे सीख लो पैसा देकर। आप सर इंट्राडे सिखाते हो? इंट्राडे इन स्टॉक मुझे सीखना है। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। जब मैं कोई बैच ओपन करूंगा तो चैनल में अनाउंस करूंगा, तब सीख लेना। फिलहाल देखो रास्ता वही है, आप मेरे चार्ट्स देख सकते हो। जब ऐसे स्पेसिस होते हैं या चैट बॉक्स है वहां पे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। मैं यूजुअली जब भी टाइम मिलता है आंसर्स करता रहता हूँ। देखो जैसे अरुण जी ने ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन पिछले हफ्ते में पूछा था और मैंने उनको उस दिन बोला था कि जितने भी दिन स्पेस करेंगे मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको अगर इंट्राडे, आप कोई भी कंसेप्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी कंसेप्ट, ठीक है, अपने आप से कोई भी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अब ऐसे देखो आपका क्वेश्चन क्या इतना सब्जेक्टिव है जिसके लिए मैं 10 क्लास लेता हूं, मैं आपको एक लाइन में कैसे समझाऊं। हाँ वो तो है सर, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आप कोई कोर्स कराते हो तो बता दीजिए प्लीज। आप चैनल में रहिए, मैं मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू करूंगा, ठीक है, एक बैच। अभी जो पिछला बैच है ओके वो सर। चल रहा है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला। बीच में फिर मैं 10-15 दिन के लिए हॉलीडे पे जा रहा हूँ, फिर मैं आगे करूंगा, फिर आप कर लेना चैनल में जमे रहो, ठीक है। इंट्राडे का कोर्स आप लॉन्च करोगे?
अब ऐसा कोई कोर्स नहीं करता सर मैं इंट्राडे स्विंग, मैं तो टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ, उससे आप इंट्राडे कर लो, उससे आप स्विंग कर लो, उससे आप लॉन्ग टर्म कर लो, मिड टर्म कर लो, उससे आप फ्यूचर ऑप्शंस कर लो, उससे आप फॉरेक्स कर लो, क्रिप्टो कर लो, बॉन्ड्स कर लो, जो चीज कैंडलस्टिक से बनती है वो कुछ ही कर लो आप, तो सर सब कुछ आपकी जो ये करंट क्लास है ये कब तक फिनिश होगी, जो अभी बैच चल रही है? ये 20 फरवरी को खत्म हो रहा है। तो सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या अगर मैं पे करूँ तो? रिकॉर्डिंग तो मैं स्टूडेंट्स को भी नहीं देता हूँ। ओके ठीक है, ओके सर। लाइव सिखाता हूँ, लाइव क्लासेस में। रिकॉर्डिंग ओके से सीखने वाले लोग तो फिर सीखते ही नहीं ना, मुझे पता है ना, रिकॉर्डिंग वो ऐसी चलती रहती है, मैं रिकॉर्डिंग किसी को प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ओके सर। सर इनकेस लाइव आप कोई मुझसे क्लास 4 बार अटेंड, पूछिए। अब आप सोचो जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एग्जांपल है, पिछले 1 महीने में मैं चौथी बार दे रहा हूँ, तो आप सर मुझसे अगर इन लाइव कितनी बार पूछ लो। सर इनकेस कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाया, जैसे मार्च में एग्जाम होते और हैं वो सब बातें सेमेस्टर मैं के। आपको तब समझा दूंगा, तब वो सारी चीजें अलग है, वो तो मिलती ही है, मतलब ऐसे नहीं मिलती जैसे आप मांग रहे हो, वो तो क्लास तो ओके मिलेगी। ओके ओके। ठीक है, देखो मिहिर जी के कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो ऑफिस की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं, तो देखो मिहिर जी मैंने आपके क्वेश्चन पढ़ लिए थे, मैं अभी उन पे आ रहा था। बस सेम चीज है कि आपके भी क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव हैं, एक बार मैं तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ चीजें अभी कवर करूंगा, तब तक रघु जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। थैंक यू सर। वेलकम शिवांश जी। सर यू कैरी ऑन सर, I'll ask. ऑलराइट ओके। हाँ तो देखो अक्यूमुलेशन तो चार्ट में फाइंड करने का तरीका सिंपल सा है, वो तो देख के पता चल जाता है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। अक्यूमुलेशन तो देखो मैं आपको मार्केट साइकिल समझा दूंगा, वैसे तो मार्केट साइकिल के चार्ट में डालता रहता हूँ। अब देखो मेरा कंसेप्ट इतना सा रहता है, मार्केट मान लीजिए हाई लो बना रही है कोई भी, ठीक है, अगर प्राइस एक वक्त के बाद किसी भी हाई या किसी भी लो, जैसे ये लो है और ये हाई है, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर अगर इसके बीच में अटक जाए, उसी को साइडवेज एक्शन बोलते हैं, उसी को कंसोलिडेशन बोलते हैं। ध्यान देना, वर्ड मेरा कंसोलिडेशन बोला है मैंने, क्योंकि एक्यूमुलेशन एक्चुअली में बहुत अलग होता है, आपने वर्ड लिख दिया लेकिन आप कंसोलिडेशन ही पूछ रहे थे। एक्यूमुलेशन इज अ डिफरेंट वर्ड और कंसोलिडेशन इज अ डिफरेंट वर्ड, दोनों में बड़ा अंतर होता है। ज्यादातर यूट्यूब पे लोग बोल देते हैं एक चीज है, नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। सो अगर प्राइस एक हाई और एक लो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, तो वो एक तरह से कंसोलिडेशन है जो आप पूछ रहे हो, ठीक है। कंसोलिडेशन ही एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, री एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि एक कंसोलिडेशन यानी कि एक साइडवेज एक्शन 4 तरह का हो सकता है, 4 तरह के पैटर्न बना सकता है। तो जब तक आपको वो चारों समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक्यूमुलेशन एक्चुअली में डिफरेंट वर्ड है, लेकिन अगर आप कंसोलिडेशन पूछ रहे हो तो वो हाई लो के बीच में होने वाला प्राइस एक्शन है। तो इसको कैसे देखेंगे, इसको हम ऐसे देखेंगे। देखो मान लीजिए ये प्राइस चल रहा था आपका हाई लो बनाते हुए, ठीक है, ऐसे चल रहा था, ऊपर नीचे चल रहा था, अचानक से प्राइस ने एक हाई बनाया, लो बनाया, और अब इसके बाद प्राइस इस तरह से चलने लगा। देखो तो यहां पे जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि एक वक्त के बाद प्राइस ने इस हाई के ऊपर जाना बंद कर दिया और इस हाई के इस लो के नीचे जाना बंद कर दिया। तो दिस इज साइडवेज एक्शन and this is called consolidation. It's not accumulation, it's not reaccumulation, not distribution, वो सारी चीजें अलग हैं, उसको आपको समझना पड़ता है, उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। दिस इज कंसोलिडेशन, और ये आपको चार्ट पे देखने से ही पता चल जाएगा, इसमें ऐसा कुछ मतलब बेसिकली कोई इतना बड़ा ये साइंस नहीं है। तो आप देख लो हाई लो के बीच में कहीं प्राइस फंस जाए, वही है। जैसे मान लो ये प्राइस जा रहा था हाई लो के बीच में, अब ये बीच में एक ही जगह पर प्राइस घूमने लग गया, तो ये कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। अब देखो ये है रीएक्यूमुलेशन, ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये होता है एक्यूमुलेशन, अरे ये होता है एक्यूमुलेशन, ठीक है, ये रीएक्यूमुलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमारा है रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमारा है एक्यूमुलेशन। देखो है तो सारे कंसोलिडेशन। तो आप जैसे कंसोलिडेशन पूछे, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। और अगर आप अंबुजा सीमेंट का चार्ट जाके देखोगे चैनल में, तो आपको मिल जाएगा, सबके नाम भी मैंने लिखे हुए हैं। अब ये वर्क मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, होमवर्क आपका, आप अंबुजा सीमेंट का चार्ट निकालो, मार्केट साइकिल, और मेरे चैनल में ही पड़ा है, फ्री चैनल में ही आप वहां से देख सकते हो। फ्यू टिप्स फॉर स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडिंग में तो आपको अगर अपने सेटअप के ऊपर भरोसा है, बस थोड़ा पेशेंस दिखाइए, प्राइस को ब्रीथ करने दीजिए, प्राइस ऊपर नीचे होते हुए जाएगा,
विश्वास रखो, अगर आपको अपने सेटअप के ऊपर कन्विक्शन है तो वो टारगेट या स्टॉप लॉस में से किसी एक जगह पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेज करके अपनी पोजीशन ली हुई है तो स्टॉप लॉस पहुंचे तभी भी कोई दिक्कत नहीं, टारगेट पहुंचे तभी भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा कुछ अलग नहीं होता, सिर्फ टाइम फ्रेम बदलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ अलग नहीं होता, सिर्फ टाइम फ्रेम बदलता है। देखो एक चीज समझो, देखो अब मैं जो है एक चीज करने वाला हूं जो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट है, ठीक है। ये 4 घंटे का चार्ट है। अच्छा, सेशन ब्रेक होना है, ठीक है। और ये हमारा 6 मंथ का चार्ट है, ठीक है। तो सब अलग अलग चार्ट है, करेक्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इन्हीं सब में से किसी एक चार्ट से, ठीक है, इन्हीं सब में से किसी एक चार्ट से मैंने क्या काम किया, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था और वो स्क्रीनशॉट ये है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, ये जो फोटो दिख रहा है जो मैंने अलग से लिया है, क्या आप इसे देख के बता सकते हो ये किस टाइम फ्रेम का है? नो सर। कोई भी नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता, ना आप बता सकते, ना मिहिर जी बता सकते। सो कहने का मतलब क्या है, कोई कंसेप्ट अगर 5 मिनट के चार्ट पे चल रहा है, वो 15 पे भी चलेगा, वो आधे घंटे पे भी चलेगा, वो 1 घंटे पे भी चलेगा, 1 दिन पे भी चलेगा, 4 दिन पे भी चलेगा, महीने के चार्ट पे भी चलेगा, सब जगह चलेगा, क्योंकि कैंडल स्टिक एक जैसी होती है। सो कोई अगर आपको ये सिखा रहा है कि ये चीज बुलिश इनगल्फिंग या कुछ भी सिखाते हैं लोग और बोलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे अच्छा काम नहीं करती, 15 मिनट पे अच्छा काम करती है, मतलब अजीब पागल बना रहे हो, बिल्कुल दिन दहाड़े पागल बना रहे हो। मतलब जब आप यही नहीं बता सकते हो कि वो कैंडल स्टिक किस टाइम फ्रेम की है, अगर आपने टाइम नहीं देखा तो वो चीज उस पर कैसे काम कर रही है और उस पर कैसे नहीं करेगी। तो स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ अलग नहीं है। आप सेम काम 1 मिनट पे कर लो, सेम काम 1 दिन पे कर लो। 1 दिन पे करोगे वो स्विंग ट्रेडिंग हो गई, 1 मिनट पे करोगे तो वो स्कैल्पिंग हो गई, 15 मिनट 5 मिनट पे करोगे तो वो इंट्राडे हो गई। इसलिए शिवांश जी को भी मैंने यही आंसर किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता इंट्राडे वगैरह, ठीक है। और उसका रीजन भी अब आप समझ गए होंगे। आपके मर्जी, आप कुछ भी कर लो इस पे, ठीक है। बस जो चीजें बदलती हैं वो एनालिसिस नहीं बदलती, वो बदलती है आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, ये बदल जाता है। इंट्राडे में अलग होता है, स्विंग में अलग होता है, मिड टर्म में अलग होता है, लॉन्ग टर्म में अलग होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड नहीं करता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। Suggest how to practice more in charts and top 5 points you think I should look for practicing to improve. So देखो, मेरे जो ट्रेड करने के या एनालाइज करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो एज सच कुछ नहीं, आप जो भी कंसेप्ट फॉलो करो ना, बेसिकली उसे डीप में जाके करो। मतलब अगर आप आरएसआई भी ट्रेड करते हो ना, मैं तो देखो करता नहीं हूं, लेकिन मैं मना नहीं करता हूं कि आरएसआई मत करो। अगर आप आरएसआई भी कर रहे हो ना, तो फिर पहले ना आरएसआई इंडिकेटर की थ्योरी को समझो, पहले इंडिकेटर को समझो, उसका पर्पस समझो, जिस इंसान ने बनाया उसने क्यों बनाया वो समझो, ठीक है। ये सारी चीजें समझने के बाद तब जाकर आप आरएसआई को ट्रेड करना शुरू करो। तो बेसिकली आप जो भी कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो ना, अगर या तो फिर आप मुझे मेंशन करना कि मैं ये वाला कंसेप्ट फॉलो करता हूं, जैसे एलियट वेव्स फॉलो करता हूं, इसमें आप मुझे बता दो क्या ध्यान रख सकता हूं, तो शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं यहां पर। और लास्ट क्वेश्चन आपका था टू कनेक्ट विद मी, शो माई वर्क। देखिए, ये जो स्टॉक डिस्कशन विद टोनी है, एक्चुअली में मैंने बनाया इसलिए था कि लोग यहाँ पे अपने चार्ट शेयर कर सके, लेकिन कोई करता ही नहीं है। ये आपके हाथ में है, मुझसे कितना सीखना है फ्री में, ये आपके हाथ में है। आप अपने सवाल पूछो, मैं सिखाऊंगा। आज तक एक बंदा पिछले 6 सालों में, जितने लोग मुझे जानते हैं 5-6 सालों में, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं एनालिसिस का ये क्वेश्चन पूछने टोनी से गया और उसने जो है सिखाया नहीं क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए थे। ये नहीं हो सकता। आप अगर सीखने के लिए आओगे, आपको क्वेश्चन लाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आप अपना चार्ट मुझे जो है डीएम भेजोगे तो आपको रिप्लाई 2-3 दिन में एक बार मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अगर आप स्टॉक डिस्कशन विद टोनी चैट बॉक्स में अपने चार्ट्स की ना आप तूफान मचा दो, स्पैम कर डालो, 20 चार्ट डालो, गलत चार्ट डालो, सही चार्ट डालो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टाइम निकाल के जैसे भी मिलेगा मैं आपके रिप्लाईज करूंगा, आपके क्वेश्चंस के भी रिप्लाई करूंगा, आपके डाउट्स के भी रिप्लाई करूंगा और आपके चार्ट्स को भी सही करने की कोशिश करूंगा। तो आप बेफिक्र होके चार्ट डालो, ये मत सोचो कि मैं गलत हो सकता हूं। शुरू में जब मैंने सीखना शुरू किया था मैं तो इतना गलत होता, मैं तो आज भी गलत होता हूं। पता नहीं कितने सारे स्टॉप लॉस तो होते हैं सबके सामने, तो मैं तो नहीं डरता, पार्ट ऑफ द गेम है। तो गलत डालोगे, गलत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबके सामने डालो, बेफिक्र होकर डालो। स्टॉक डिस्कशन विद टोनी में डालो, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है।
और वहां पे तो ये भी फायदा है कि मैं नहीं, कोई और भी आपको हेल्प करेगा जो उस कंसेप्ट को यूज कर रहा है, इसीलिए वो ग्रुप बना हुआ है। वहां पे जम के आप लोग अपने प्रैक्टिस चार्ट्स डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आपके 5 क्वेश्चन हो गए मीर जी। हाँ, अभी कोई पूछ रहा था हाथ, प्रवीण जी उठा रहे थे हाथ। प्रवीण जी कुछ पूछना चाह रहे हो आप? सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, बताएं। सर मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे पकड़ना है सर, 1 वीक या 2 वीक के लिए? ये क्वेश्चन एक्चुअली में 2-3 बार मुझसे पूछा गया और इसका सही मायने में कोई स्पेसिफिक आंसर मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं तो हर हफ्ते कम से कम 400 चार्ट देखता हूं। पर आप लोग 400 चार्ट तो नहीं देख सकते। देखो मैं क्या करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आप देखोगे, आप मेरी वॉच लिस्ट देखो यहाँ पे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 500 निफ्टी वाली भी है, सब है। तो मैं ना इन सब में घूमता रहता हूँ, ठीक है, घूमता रहता हूँ। और घूमने के बाद मुझे जो चार्ट समझ में आते हैं उनको मैं इन सारी लिस्ट में डालता रहता हूँ, ये देख रहे होगे आप। और हर हफ्ते के लिए एक अलग लिस्ट बनाता हूँ। हर हफ्ते के लिए मैंने 15-20 चार्ट ऐसे देखे जिसमें मुझे पीए समझ में आ रही। मतलब मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि वो स्टॉक कितना पंप या डंप हो रहा है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि उस स्टॉक का प्राइस एक्शन मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए अब मैं आपको एक चार्ट खोल के दे दूं, ठीक है, ये खोल के दे दिया मैंने, ठीक है। अब अगर आप मुझसे मान लीजिए यहां पर पूछ रहे हो, ठीक है, अब देखो मुझे पता है कल को ये ऊपर जाएगा तो भी मैं इस स्टॉक को ट्रेड ही नहीं करूंगा, चाहे इसकी बेस्ट न्यूज आ रही हो चाहे कुछ भी आ रही हो, मैं नहीं करूंगा इसको ट्रेड। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर है, किसी भी दिन नीचे गैप डाउन हो जाएगा और जितना मैं प्रॉफिट उस स्कैल्पिंग से कमा नहीं पाऊंगा उससे ज्यादा मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसका प्राइस एक्शन मेरे सेटअप्स के हिसाब से वैलिड ही नहीं है। मैं इसमें बाई की ट्रेड देखूंगा नहीं, सेल की ट्रेड देख ही नहीं सकता क्योंकि मार्केट बुलिश है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट इतना पंप हो गया इसलिए शॉर्ट मार दो। ये सबसे बेवकूफी भरा डिसीजन होता है। ऐसा कभी मत करो जिंदगी में कि मार्केट इतनी पंप हो गई शॉर्ट मार दो, पता लगा अगले दिन वो फिर और पंप हो जाएगी, कोई रोक थोड़ी लेगा उसे पंप होने से। तो कभी इस वजह से शॉर्ट तो मारो ही मत, शॉर्ट तो मारो ही एक मत। बार एसजेवीएन के बारे में बताया था सर, ऐसा ही उसका ग्राफ था। मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला था एक बार ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा, ठीक वैसा ही हुआ था। हाँ, तो देखो मैं आपको यहीं पे बता सकता हूं कि वो कहां जाने वाला है, पर समस्या क्या है कि मैं जो आपको बताऊंगा ना वो लो प्रोबेबिलिटी है। देखो वो हो गया, बढ़िया है, ठीक है, मैं इसमें ठीक है, बढ़िया है, पर मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ भी बता रहा हूं ना वो लो प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल्स के हिसाब से प्राइस काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। मार्केट इतना ज्यादा ऊपर जा चुका है कि अब आप इसमें बाई की ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि महंगा हो गया है, आप इसमें सेल की ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है। तो इट्स बेटर आई अवॉइड। यस सर, आपने बोला था कि फ्लॉट कर रहा है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, तो इसको अवॉइड करना है या होल्ड करना या फिर सेल करके निकल सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो वही हुआ ना, अब देखो जैसे मान लो ये गया, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें, देखो और ऊपर गया। अब मान लो किसी ने शॉर्ट मारा, देखो अगले दिन और ऊपर आ गया। अब सब सोचेंगे लॉन्ग मार दो, उसी दिन मार्केट नीचे आ जाएगी, समझ रहे हो। तो मार्केट क्या है ना कि आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि आपको उसका प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं अगर चाहो तो आप उससे स्क्रीनशॉट पूछ सकते हो। यहां पर ये प्राइस यहां था, तब मुझे आई नो मेरे फ्रेंड है सुमित, उन्होंने उनका आपको स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूं। उन्होंने मुझे यहां पूछा कि सर आईआरएफसी बाई कर लूं क्या? मैंने बोला 133 के नीचे आएगा तब बात करेंगे। तो 133 देखो, आप देखोगे अगले दिन 2 दिन बाद शायद 133 आ गया था वो। लो अगर मैं देखूं, ये देखो 132 चल रहा है ना, यहाँ पे 132 आ गया। अब जब यहां आ गया उसने मुझे फिर से पूछा, मैंने कहा थोड़ा सा बाई कर लो अगर करना ही है तो। अभी भी मेरे लिए थोड़ा ऊपर है, पर हाँ अभी थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं। और आप देखोगे उसके बाद मार्केट जो है यहां से पंप होकर भी चली गई, ठीक है। सो अब देखो यहां पे मैंने एक छोटी ट्रेड करने को बोल दिया क्योंकि टेक्निकल समझ में आ रहे थे इसी चार्ट में, लेकिन 4 दिन पहले इट वॉज अ नो ट्रेड जोन फॉर मी। तो ऐसे ही मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, मतलब जिसका प्राइस एक्शन मुझे समझ में आ रहा है वो भले ही टारगेट करने में 4 दिन एक्स्ट्रा ले ले, पर टारगेट करना चाहिए क्योंकि पैसा आना चाहिए, है ना। कोई चीज मोमेंटम में है, उसमें दुनिया ट्रेड कर रही है इसलिए मैं उसमें ट्रेड करूं, ऐसा जरूरी नहीं। तो अगर आप देखोगे मेरा चैनल, आपको नवंबर दिसंबर में आईआरसीटीसी के अलावा एक भी रेलवे स्टॉक का चार्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरे से जब मैं घर गया हुआ था छुट्टियों में, तो मेरे से स्टार्टिंग में ये एंट्रीज मिस हो गई, और जब एक बार मिस हो गई तो मैं छोड़ देता हूं, फिर मैं पीछे नहीं भागता। यहां से निकल गया प्राइस, निकल गया। अब ये मेरे लिए ये ट्रेन थी नहीं,
सिंपल एज दैट। दूसरा स्टॉक पकड़ो, उसमें ट्रेड करो। सो मैं स्टॉक इस हिसाब से सेलेक्ट करता हूं कि उसका प्राइस एक्शन मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप जो सेटअप ट्रेड करते हो उस तरह का कोई सेटअप बन रहा है तो मैं यहां भी ट्रेड करूंगा, नहीं बन रहा है तो मैं यहां भी नहीं ट्रेड करूंगा, ऐसा है। ठीक है। बाकी एक तरीका ये होता है कि मैं चेंज परसेंटेज जरूर देख लेता हूं। जैसे ये देख रहे हो आप चेंज परसेंटेज, ये आपको किसी भी स्क्रीनर में मिल जाएगा अगर आप ट्रेडिंग व्यू नहीं यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे निफ्टी 50 में गया और चेंज परसेंटेज मैंने निकाल लिया। एक तरीका बता दे रहा हूं क्योंकि 500 तो रोज नहीं देख सकता मैं भी। अब मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो अब इस परसेंटेज में जितने भी स्टॉक -3 से +3% के बीच में होते हैं मैं उनको चार्ट करता हूं। 6% वालों को नहीं करता क्योंकि मेरे हिसाब से पंप हो चुके हैं। लेकिन हाँ, जैसे 2.5% वाले 2% वाले हैं, मैं इनके चार्ट खोल के चार्ट कर लेता हूं और उसमें से जिसका प्राइस एक्शन मुझे समझ में आ रहा होता है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। मेरा तरीका ये है पर्सनली, इसके अलावा नहीं है। ठीक है। हाँ शिवांश जी, आप पूछ रहे थे, कुछ पूछिए। सर ट्रेंड देखने के लिए लास्ट के कितने पाइवट देखने पड़ते हैं सर? पाइवोट क्या होते हैं सर? सर वो पॉइंट बीच हाई होता है जो सर ये? हाई लो। अच्छा, देखिए मैं किसी भी चार्ट को देखता हूं, मैं इस तरह देखता हूं कि मुझे उसमें 200 कैंडल दिखाई दे, 150 से 200। सर जैसे मैं इंट्राडे करता हूँ तो मैं मैक्सिमम मेरा हायर टाइम फ्रेम हावरली होता है तो उसमें देखना पड़ता है, फिर लोअर टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है, तो सर काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना ना एक आर्ट है, वो आपको थोड़ा मेहनत से सीखना पड़ता है। ठीक है। मैं किसी भी चार्ट के किसी भी टाइम फ्रेम को अगर देखता हूं तो मैं कम से कम इतना देखता हूं जितना भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहली नजर में ट्रेंड देखने के लिए, कि मेरे को पता चल जाए कि ट्रेंड क्या है। दूसरा फिर मैं देखता हूं ऑर्डर फ्लो, मतलब कि सेकेंडरी ट्रेंड। जैसे मार्केट में देखो अभी क्या कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। यस सर। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या चल रहा था, साइडवेज चल रहा था। ठीक है, यहां पर क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट तो अप ट्रेंड में ही है। यस सर। इसे बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। ठीक है। इंट्राडे मूवमेंट के लिए आपको देखना पड़ता है टर्सरी ट्रेंड, ओके इसके सर। अंदर भी कौन सा ट्रेंड है, क्योंकि ये डेली चार्ट है। यस सर। ठीक है। तो अब आप इसके अंदर जाके देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि आर्ली चार्ट पर, अब देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है इतने दिन से, इस पूरे 10 दिन यस में। सर। लेकिन अगर यस मैं 1 सर। घंटे के चार्ट पे जाऊंगा तो फिर क्या है दिख रहा है, हमें ये चाहिए इंडिकेटर नहीं, फोरेक्स के सेशन है, इसको इंडिकेटर मत समझना, मार्केट सेशंस आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंडिकेटर नहीं है। तो अब अगर आप इस टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको शायद अप ट्रेंड दिखाई देगा। करेक्ट। सो मैं क्या यस करता हूं, सर। मैं 200 कैंडल स्टिक देखता हूं, यहां से मुझे पता चल जाता है। अब मैंने जब इतना देखा ना तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में थी, ये करेक्शन था। यस सर। तो अब ये तो प्राइस जो है लोअर हाई बना के नीचे गिरेगा और ये तो प्राइस जो है सीधा ऊपर जाएगा, सिंपल है। हायर यस लो सर। बन गया ये तो ये हायर लो बनेगा और ये तो यहाँ पे लोअर हाई बनेगा। तो देखो लुक से ही आपको पता चल गया कि पॉसिबिलिटी क्या है, देखने से ही। करेक्ट। तो इसलिए मैं कम से यस कम सर। 150 से 200 कैंडल स्टिक देखता हूं। अब ये दोनों में से कौन सा होगा ये आप एनालाइज करोगे, यही तो हमारा काम है। यस सर। ठीक है, इसलिए इस तरह से मैं चार्ट देखता हूं। तो अब इसमें आपके पाइवोट कितने बन रहे हैं ये आप जानो, लेकिन मैं इस तरह से देखता हूं 150 से 200 कैंडल स्टिक्स मुझे एक बार में दिखनी चाहिए। सर आपने अभी जो 1 आवर में दिखाया, आपके हिसाब से वो कौन सा ट्रेंड था लास्ट में, अभी जस्ट जब 1 मैंने आवर? इस तरह से देखा ना, इस तरह से, यस सर। यस तो सर। मुझे क्या समझ में आ रहा है, 2 सिनेरियो बन सकते हैं। या तो ये हायर लो बनेगा और इस तरह प्राइस ऊपर जाएगा, ओके सर। या फिर मार्केट जो है यहां से ये क्या बना, हायर लो, ये लोअर हाई बनाएगी और फिर डाउन ट्रेंड शुरू होगा। अभी डाउन ट्रेंड शुरू कहां हुआ है, नो सर, अभी डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ। इसलिए मार्केट तो अप ट्रेंड में ही है। ओके सर। ठीक है, मिहिर जी आप पूछे, आपका क्या क्वेश्चन है? हाय टोनी, थैंक यू पहले आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो मतलब 2-3 चीज मैं बात करना चाहूंगा। एक ऐसा है कि जो मैं टाइम टाइम फ्रेम जो कर रहा हूँ अभी, वो 1 डे का होता है, यूजुअली 1 वीक का होता है, जिसपे मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, जिसपे मैंने रिटर्न्स भी देखे और
थोड़ा सक्सेस मतलब देखा है कि हाँ राइट गिर रहा है वहां पे कंपेरेटिवली जो वन डे या तो इंट्राडे के जो चार्ट्स रहते हैं 15 मिनट्स वैसे। तो एक उस पे जानना था। और मतलब चीज ये है कि मैं म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ तो कंप्लायंस इशू है, तो मैं खुद ट्रेड नहीं कर पाता, लेकिन मॉम डैड के या दूसरे किसी अकाउंट से थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेता हूँ। तो यही चीजें जो मेरे चार्ट्स है, जैसे कि जोमेटो का बात है या तो फिर LIC का बात करूं मैं, तो उनपे जो स्विंग ट्रेडिंग जो एक बन रहा था, मेरे वर्ड्स में भी गलत हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उस पे जो एक प्राइस जो एक्शन था, जैसे कि अबाउ 90 अबाउ 100 जोमेटो ओपन हो रहा था, और उसी टाइम पे उनके रिजल्ट्स भी अच्छा है, तो उसका मोमेंटम भी अच्छा था वहां पे। तो वो सारी थोड़ी चीजें मैं समझ के कर सक रहा हूँ। तो अभी इसमें आगे कैसे बढ़ूं जो मैं इंट्राडे इंट्राडे नहीं मतलब 15 मिनट्स के चार्ट पे भी वो चीजें कर पाऊँ। और आपको चाहे तो अगर आप अलाउ करो तो मेरा स्क्रीन शेयर करके मैं आपको मेरे चार्ट एक बार बता सकूं, तो एक आपको भी थोड़ा पता चले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसमें शायद ऑप्शन होता है तो कर लो। टेलीग्राम पे आई एम नॉट श्योर, अगर होता है ऑप्शन तो आप शेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब घर के ही आदमी है तो। जी ओपन हो रहा है, मुझे 2 मिनट दो, वो ऐप ठीक ओपन है, हो गया हो गया। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है जब तक पूछें। टोनी सर डिस्कॉर्ड सर्वर बना दो अभी। एक मिनट, कौन बोल दिया इतना तेजी से? अरे सुब्रत बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। टोनी भाई एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना दो अब, ऐसा बोल रहा हूँ। डिस्कॉर्ड सर्वर? उसमें अपन शेयरिंग कर सकते हैं स्क्रीन एकदम इजी वे में। नहीं, अब ये तो साल में एक बार आ गया रिक्वेस्ट, इसके चक्कर में क्यों डिस्कॉर्ड पे ले जा रहा हूँ? इतने सारे लोगों को लेके कैसे जाऊंगा डिस्कॉर्ड? यहाँ तो लोग अभी टेलीग्राम सही से यूज नहीं करना जानते हैं। एक्चुअली क्या, डिस्कॉर्ड क्रिप्टो और फॉरेक्स के लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लोग नहीं करते। फिर मेरे लिए एक अलग चैलेंज होगा, सबको पहले मैं डिस्कॉर्ड सिखाऊं। मतलब उसमें कुछ ज्यादा इतना कुछ टफ नहीं होता है, इजी है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों के पास होना चाहिए ना वो मोबाइल में, उसके लिए लोग कंपेटिबल होने चाहिए। लोग टेलीग्राम के लिए ही कंपेटिबल नहीं है, व्हाट्सएप से ही नहीं आ रहे। मुझे तो लोग ऐसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, ये है वजह। देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी हेल्प करता हूं, आप लोग कम से कम मेरे ट्विटर पे पोस्ट ही यार लाइक रिट्वीट कर दिया करो। रोज नहीं, लेकिन जब भी टाइम लगे। सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं, ऐसा सर किसी आप स्पेसिफिक नहीं बोल कब कब लाइव आते हो ये वॉइस चैट पे? रहा। मैं वीकेंड्स पे आता रहता हूँ, वीकेंड्स पर कभी कभी मार्केट में भी, जैसे बजट का दिन था उस दिन आ गए थे। ओके सर, मतलब आने से पहले चैनल में नोटिफाई मिल जाता है कि आप आने वाले हो? हाँ, आप लोग चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए हमारे वाले चैनल के, यहाँ पे वैसे भी ज्यादा स्पैम आता नहीं है। ओके सर। हाँ मेरी जी स्क्रीन आ रही है आपकी, आप बोले करें। हाँ विजिबल है क्या अभी चार्ट ये वाला हाँ हाँ PDF हाँ, का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जो मतलब एक यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि इसका जो एक मतलब ये यहाँ पे मैं इसको प्ले कर पाया। एक था कि इसका आई थिंक IPO के बाद ये कंटिन्यूस जो नीचे एक फॉल पे था, तो उसको जो मैंने यहाँ से डाउन पे पकड़ा था अराउंड 117 यहाँ पे दिख रहा है, राइट? ठीक है। तो उसके बाद से आई वॉज श्योर कि ये एक मतलब काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर अगर ये ओपन हो रहा है विद वैलिड रीजंस तो काइंड ऑफ एक प्ले कर सकते ऊपर। तो वहां पे एक पोजीशन बना के 127 तक आई वॉज एबल टू गेट गुड रिटर्न्स। फिर उसका एक था कि मैंने यहाँ पे जो देखा था, जो एक पहले बनाया था तो 2023 में जो दिखा रहा है कि 127 से फिर से एक हिट लेके वो नीचे तक गया था।
तो एज ए 127 मैंने उसको रेजिस्टेंस मान के रखा था कि इसको अगर ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम और नंबर्स, तो प्ले उसको कर सकते हैं। जैसे कि वैसे ही कंटिन्यू मैंने आगे किया कि 141 का एक उसका रेजिस्टेंस है, तो उसको अगर वो ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, अगर वो सपोर्ट बना रहा है, या तो 127 पे वो सपोर्ट बना रहा है, तो एक अच्छा मतलब आफ्टर 127 सपोर्ट लेके फिर 141 के लिए ट्राई कर सकता है। तो ऐसा एक तो थोड़ा व्हाट आई एम डूइंग। आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो उसको ऐसे ही करते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करना भी चाहिए, और स्टॉक मार्केट में ये काफी हद तक काम करता भी है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस की यहाँ पर बहुत वैल्यू है। ओके, ठीक है, अब देखो सीन क्या है कि जैसे कि अगर आप मुझे स्पेसिफिकली पूछोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में यही स्ट्रेटजी काम करती है, सबकी अलग अलग होती है। देखो जैसे अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे, जो दिख रही होगी आई थिंक सबको, यस, ठीक है। सो देखो अब जोमेटो का ही चार्ट मैंने ओपन कर रखा है जैसा आपने बोला था एक्चुअली में, या फिर मैं पीपीएल का खोल देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ही चलो इसी का सिखा देता हूँ पहले। ठीक है, अब जैसे ये वाला लेवल है, ठीक है, अब आप हो सकता है कि आपकी डेफिनेशन इसके लिए सपोर्ट की हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लो बन रहा है, वापस आके ये टकरा रहा है, जो भी वजह होती होगी। ठीक है, तो आपके हिसाब से हो सकता है कि मार्केट ये सपोर्ट है, करेक्ट। ठीक है, तो आप इसको सपोर्ट की तरह यूज करो, तभी भी वो काम करेगा। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये आईपीओ का ओपन प्राइस है, राइट। ठीक है। मेरे लिए क्या है कि अगर मार्केट आईपीओ के ऊपर गया तो मुझे देखना है कितना टाइम उसके नीचे रहा। ठीक है, कितना टाइम रहने के बाद वो ऊपर जा रहा है, अब वो कहां जाएगा, किसकी पोजीशन को लिक्विडेट करेगा। तो जितने भी लोग यहां पर होल्डर रह गए इतने टाइम तक के लिए, उसमें से मैक्सिमम लोग अपनी पोजीशन को यहां लिक्विडेट करेंगे। क्यों करेंगे लिक्विडेट? क्योंकि वो लोग रिटर्न्स के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लिक्विडेट करेंगे अपनी पोजीशन को। तो उस लिक्विडेशन करने के लिए, उन रनिंग पोजीशन को लिक्विडेट करने के लिए प्राइस को यहां आना पड़ेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे मैं पिछले 1.5 महीने से यहां से बोल रहा हूं कि मार्केट नए हाई जाएगी तो जाएगी। अब देखो ये कन्विक्शन मेरे सेटअप पर है, मेरे को यहां से पता है कि मार्केट एटीएच जाएगी तो जाएगी, मैं बैठा हुआ हूं जाएगी। एसबीआई में आपने देखा, रिलायंस में आपने देखा, अभी एक ही महीने की बात कर रहा हूं, पिछले एक महीने में रिलायंस में क्या बोला, 3000 जाएगा, 2900 गया ना 68। मैंने एसबीआई में बोला 750 जाएगा, वो गया। आप समझ रहे हो? सो दिस इज द कन्विक्शन ऑन योर सेटअप्स। आपको अपने सेटअप्स के ऊपर कितना कन्विक्शन है ये मैटर करता है, यूज करने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, तो आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को वैसे ही ट्रेड करते हैं। मे भी इसके लिए आप जो बोल रहे हो कि आप 170 पे जाएगा तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे जिसने नीचे से बाई किया 90 पे, और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा अगर रेजिस्टेंस 170 के ऊपर जा रहा है तो मेरा बाई कर रहा हूँ। इसके लिए आई थिंक मेरा जो 1 डे का जो मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे मैं नहीं बना पा रहा रिटर्न, वो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में मेरा आइडिया चल रहा है। बट आप जो ये बता रहे थे साइकोलॉजी की यहाँ पे लोग सेल करेंगे, वो इसके लिए मेरे को शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा। लोग सेल करेंगे मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं सेल करूंगा, मैं तो इसको होल्ड हाँ, करूंगा। मतलब वही मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक हाँ, आइडिया का यही एक क्लैश दिख रहा है मुझे कि मेरा इसके लिए लॉन्ग टर्म में वर्क करता है, जो मुझे शॉर्ट टर्म में या तो 1 डे के चार्ट पे जो मुझे नहीं दिख रहा। देखो 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आप मेरे हिसाब से इसको रेजिस्टेंस मानोगे। ये ठीक है। यस, तो अब आप ये कह रहे हो कि अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं बाई करूं कि नहीं, करेक्ट? राइट। हाँ, तो अब देखो मेरे लिए क्या होता है कि जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है तो मेरे लिए प्राइस प्रीमियम में होता है। सो मैं जब भी जैसे प्राइस अगर यहां पर ये ब्रेक करा ये, तो यहां पे जब आता है ना, मैं यहां पे बाई नहीं करता हूं, क्योंकि मैं इस चीज को देखता हूं कि मार्केट को ऐसे गिर जाना चाहिए। ठीक है, मैं बाई करता हूं जब ये हाई ब्रेक होता है, ये वाला। समझ गए? ओके, सो ये मेरा तरीका है। क्यों? लेकिन अलग अलग लेवल पर, जैसे ये वाला लो जब ब्रेक होगा तो मैं यहीं पे बाई करूंगा 117 पर ही। इस वाले लेवल के लिए मैं 117 पे बाई करूंगा, इस वाले पर मैं हाई ब्रेक होने का वेट करूंगा। दोनों में अंतर है।
क्योंकि ये आईपीओ प्राइस है, वो ऑल टाइम हाई है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। समझ गए? मतलब यहां पे मैं बाई क्यों कर सकता था और क्यों होल्ड कर रहा था अपनी पोजीशन को, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। यहां पर मैं वेट करूंगा कि प्राइस क्या करता है। अब जब यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो मुझे देखना है बुकिंग जो कर रहे हैं वो रिटेलर कर रहे हैं या कंपनीज कर रही हैं, इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशन करते हुए लगेंगे तो मैं भी अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा। अगर मुझे लगेगा रिटेलर कर रहे हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग कर रहे हो, तो मैं नहीं करूंगा, मैं स्कोर होल्ड करूंगा। एक एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे ये जब एसबीआई यहां था 500 कुछ पर, तब मैंने इसको बाई करना बोलना शुरू किया था यहां पर। ठीक है, यहां पे मैंने एसबीआई की पहली अपडेट डाली रिसेंट थ्रेड में। पहले तो मैंने यहां पे भी बाई करवाया, लेकिन अभी रिसेंट थ्रेड की अगर हम बात करें, और जब प्राइस ने ये ब्रेक करा, ठीक है, तो मैंने इसका ऑफिशियल सिग्नल भी दिया प्रीमियम चैनल में और सबको बाई करने को दोबारा बोला। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट तोड़ के नीचे भी आई, तो अगर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर होंगे वो यहां पे एग्जिट कर जाएंगे। जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर होंगे वो यहां पे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। लेकिन मैं बाई करवा रहा था, क्योंकि ये प्लान, ये मूव आना था। समझ गए? ठीक है, दूसरी तरफ किसी की तरह अगर आप दूसरे हाई पर देखोगे, जैसे ये वाला रिलायंस में आई थिंक था, रिलायंस में है वो, यहां नहीं है। ठीक है ना, अब जब यहां पर ये ब्रेक किया था डेली चार्ट पर, जुलाई 2023, ये वाला, तो मैं बाई नहीं कर रहा था। जब ये वाला हाई ब्रेक करा तो मैं बाई नहीं कर रहा था यहां पर। ठीक है, इस बार कर रहा था, क्योंकि इस बार में और उस बार में अंतर है। वो क्या अंतर है वो मैं आपको नहीं समझा सकता एक क्लास में। ये मेरा तरीका है ट्रेड करने का, ऐसा नहीं मैं सिखाना नहीं चाहता, पर इट विल टेक टाइम। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। पॉइंट ये, सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेम चीज, लेकिन जहां पे मैं गलत होता हूं मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर हो तो आप भी बाई करो, आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ। आप यहां बाई करोगे, अपना स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस हो जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, सो मेरे लिए प्राइस में इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं। आपका क्वेश्चन भी जो था, पहला चीज, प्राइस आ कहां से रहा है, मतलब ये जो लेग चली है ये शुरू कहां से हुई है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, ये प्राइस कहां तक जाएगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब मेरे पास ये दो आंसर होते हैं, प्राइस कहां से आ रहा है और कहां तक जाएगा, जब तक मेरे पास इन दोनों क्वेश्चन के आंसर नहीं है, मैं एंट्री देखता ही नहीं हूं, मैं प्राइस में ट्रेड ही नहीं देखता हूं। जहां मुझे ये पता होता है प्राइस कहां से आ रहा है और कहां तक जाएगा, जब ये दो चीजें मुझे पहले पता चल जाती तब मैं प्राइस में एंट्री देखता हूं। मतलब ये मेरा ट्रेड करने का तरीका। ठीक है, तो जब मुझे अपने टारगेट के ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि जब भी प्राइस के अंदर कोई मूव होता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि प्राइस जब यहां से चला था तो इसका ऑब्जेक्टिव था ये वाले स्टॉप्स लिक्विडेट करना। जब प्राइस यहां से गिरा, इसका ऑब्जेक्टिव था ये वाला लेवल लिक्विडेट करना। जब प्राइस यहां से चला है तो इसका ऑब्जेक्टिव है नया हाई बनाना। तो जब मुझे ये बात समझ में आ रही है तभी मैं रिलायंस ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो अपने सेटअप में आप जो भी करते हो उसमें इसी तरह से बस कन्विक्शन देखो। ठीक है, तो जिस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल सही है, वैसे ही करो। जस्ट यूज स्टॉप लॉस एंड बिलीव इन देम, बिलीव इन योर सेटअप्स। वो प्रैक्टिस से और आएगा आपको। राइट, ठीक है, चलो हम तो देखो 30 मिनट का सेशन मेरा करने वाले थे, मेरा मुझे एक दो जगह कॉल भी मेरा करनी एक थी, लास्ट लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन था 2 घंटे लगा दिए। चलो बढ़िया है, मेरा एक अच्छा लास्ट लगता है। क्वेश्चन था। अरुण जी हेलो, आप बोल रहे हो कि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, अभी आ रही है? हेलो, हाँ अभी बेहतर है, बताइए। हाँ, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था। आपने एक चार्ट शेयर किया था जिसमें अपने स्पेसिफिकली 2011 का शायद एटीएच था। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था, से सपोज 2011 में उसने एटीएच क्रॉस किया होगा स्टॉक का और नाम क्या बताया? नहीं, स्टॉक तो नहीं याद है मुझे, आपने शेयर किया था।
मे बी अच्छा रिलायंस था या एग्जैक्टली नहीं याद है मुझे। ठीक है आप तो बोलिए आगे बोलिए। हाँ तो से सपोज वो 2011 में ऑल टाइम हाई था, 2018 में सपोज वो ऑल टाइम हाई के भी ऊपर गया होगा, एचडीएफसी था शायद। ओके, एंड देन वो 2020 में वापस गिर के 2024 में वापस ऊपर चला गया। तो ये जो 2011 का आपने एटीएच लिख के रखा था उस पे, वो कोई इम्पोर्टेंस होता है क्या, जो इतना पुराना टाइम फ्रेम एटीएच था उसका कुछ इम्पोर्टेंस होता है, या जो हमें लेटेस्ट ऑल टाइम हाई है उसी का इम्पोर्टेंस होता है? आप 2011 की बात कर रहे हैं? ये देखो मैं 2001 का ही लेके बैठा हूँ। देख रहे हो, हम्म ये 2001 का हाई है विप्रो में। नहीं नहीं, एक्चुअली वो एचडीएफसी में 2011 में उसने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था। उसके बाद ऑल टाइम हाई के बाद 2-3 बार हाई चला गया वो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2011 का जो हाई लगाया था उसका कुछ इम्पोर्टेंस होता है क्या, या उसके बाद उसने सपोज 100 पे हाई लगाया था, उसके बाद वो 150 पे चला गया, तो वो जो 100 वाला हाई था उसका कुछ इम्पोर्टेंस रहेगा या वो नील हो जाएगा? अभी हमको 150 यूजुअली हाई देखना है। यूजुअली यूजुअली नील हो जाता है मेरे उसमें। ओके अगर एक बार एक हाई ओके। ब्रेक कर जाता है, बट जैसे कि अगर जैसे ये 2020 वाला हाई जो है निकल के चला गया, ठीक है, बट ये कभी रिटेस्ट नहीं हुआ। हाँ, ये दिस इज ओके, जो कभी ठीक रीटेस्ट है, नहीं हुआ दैट इज हाँ, ओके। यस दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे 2020 का हाई है, यस बट यू विल सी इट वाज नेवर रिटेस्टेड। यस, ये ठीक है। जो पहला ब्रेकआउट आया तो वैसा कुछ होगा। देखो ज्यादा तो मैं चार्ट समझ के ही, आप जैसे आपको समझ में आ रहा चार्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पता नहीं कौन सा चार्ट डाला होगा, ठीक है। बट अगर आपको चैनल में दिखाई दे तो एक बार आप मेंशन भी कर देना, तो ज्यादा बेहतर आंसर तो मैं तभी कर पाऊंगा। बट अगर वो टेस्टेड है, यूज्ड है, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता। अगर वो यूज्ड नहीं है तो मैटर करता है। मुद्दा ये है, राइट, ठीक है, गॉट इट। ठीक है। राइट एवरीवन, सो देखो मेरी आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए एंगेजमेंट बढ़ाने में, ठीक है। बिकॉज आई हैव सम फ्यूचर प्लान्स regarding becoming a company or something, whatever time come brings to us, ठीक है। So it's not only about being a Telegram community. We need to grow. At least I need to grow. That is my personal like agenda. So all I want is you guys to help me. That's it. I don't want any money from you. ठीक है, that is a different part. मैं services चला रहा हूँ, but whatever the service I run, I never stop running the free one. ठीक है, because I understand I don't want any kind of money from you if you don't want to, or if you don't need any of my service, that's totally okay. But I work everything is all this for free. All I want is that just a little support if you guys can, or whatever you can. You don't have to do anything extra. आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की उसके लिए जरूरत नहीं है। बस जब भी फुर्सत मिले, कोई ट्विटर का पोस्ट उसे लाइक कर दिया करो, इंगेज कर दिया करो, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखे तो उसे कर दिया करो, यूट्यूब वीडियो दिखे तो उसे कर दिया करो। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू। इफ यू ऑल कैन डू दैट इन योर फ्री टाइम, just like your 5 seconds, so that will be so much for me. और बाकी मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी स्पेसेस करता रहूंगा वीकेंड्स पर। So I hope I'll see you in next space, and I hope you all enjoyed this. So Yes, I'll thank see you you guys so again much. soon. Good luck and trade safe. Thank you. Welcome. Tony, bye. Thank you.